हेलो हेलो हेलो। तो क्या हाल है आप सभी का। हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर ख़त्म हो गया, मतलब केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस। बायोलॉजी का भी ख़त्म हो गया है। मैथ का शायद 3 चैप्टर बाकी है। और उसमें से जो मैथ में कुछ चैप्टर है, उसमें एक था चैप्टर सर्ड्स, या लास्ट में लाइन्स एंड एंगल, क्वाड्रिलेटरल, और एक आध चैप्टर शायद ये सब मतलब नहीं पढ़ाए जाएंगे क्योंकि ये सब आते नहीं दक्षिणा में। और ट्रायंगल जो है वो भी शायद रह जाए, नहीं तो कंप्लीट ही कर दिया जाएगा, बाकी सब प्रोवाइड किया जाएगा। चलो, वैसे इतना सारा हमारा लेट हो गया, लेकिन अब हम लेट नहीं करेंगे, सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी सब वो हम यहाँ तक क्या किए थे, पढ़ चुके थे, ठीक है। ये सब पूरा पढ़ लिए थे। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है मैं बता रहा हूँ। देखो, ये क्वेश्चन जो दिया है ना, थोड़ा सा ट्रिक टाइप का क्वेश्चन है, बताता हूँ क्या है। देखो, जैसे मान लो दो रेजिस्टेंस हो, यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस दिया है, 2 रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। और 2 रेजिस्टेंस में से मान लो इसमें करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट। तो जिसमें करंट निकालना रहता है, ध्यान सुनना, जैसे यहाँ से आई करंट जा रहा है, और आई करंट जो जा रहा है, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, तो ये I1 हो गया, ये क्या हो गया, I2 हो गया। तो इसमें रेजिस्टेंस I1 कितना जाएगा, तो जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालते हैं सबसे पहले I1 निकालेंगे। मान लो ये I1 निकालने हैं, तो जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालते हैं सबसे पहले अगर केवल 2 रेजिस्टेंस है, तो दोनों रेजिस्टेंस क्या करो, जोड़ दो। दोनों रेजिस्टेंस क्या करो, जोड़ दो। और जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालते हैं उसका रेजिस्टेंस नहीं लेते, दूसरे का रेजिस्टेंस लेते हैं R2 का, उसको मल्टीप्लाई कर दो जो यहाँ आई था, इसे मल्टीप्लाई कर दो जो यहाँ पर आई था। इसका मतलब I1 इक्वल टू हो जाता है R2 प्लस R1 प्लस R2 इंटू आई। ये मेन करंट यहाँ से सप्लाई होता है, ठीक है, जो मेन करंट वहाँ से सप्लाई होता है। ये सब मैं बताया था। किसके केस में होता है ये, किसके केस में होता है, जब वोल्टेज कांस्टेंट होता है, V इक्वल टू आई आर। अगर तो आपको कैसे पता कि ये चीज़ कांस्टेंट है, जब लिख दे वर्ड गिवन, क्या लिख दे, गिवन, फॉर गिवन, ठीक है, फॉर कांस्टेंट, तब ये समझोगे कि ये कांस्टेंट है, फॉर गिवन फॉर कांस्टेंट, ठीक है, पता चलना चाहिए। तो जब वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उसमें करंट कम जाएगा, जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट को अपोज करेगा, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल। आगे देखते हैं सब, ठीक है। हाँ, ये क्या पूछा था, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी एंड ईच रजिस्टर। तो ध्यान से, तुम्हें करंट और बैटरी में रेजिस्टेंस जब पूछता निकालने के लिए तो कैसे निकालना चाहिए, मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, उसी तरह सबको निकालना है, ठीक है। मैं अपने से एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक। देखो, ये मान लो यहाँ पे ठीक है। देखो, ये सब इतने ओम के हैं, 2 ओम का है, ये 4 ओम का, ये 5 ओम का, ये 18 ओम का है, ठीक है। अब हमसे ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड, जैसे वहाँ पे लिखा है फाइंड करंट पासिंग थ्रू द बैटरी एंड ईच रजिस्टर, यहाँ पे है सारे रजिस्टेंस में करंट बताना है। क्या बताना है, करंट बताना है। मान लो यहाँ से सप्लाई हो रहा है 200 वोल्ट, कितना वोल्ट, 200 वोल्ट। अब ध्यान सुनो, इसमें करंट निकालना है, तो करंट V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, क्या होता है, आई आर। देखो, ये V इक्वल टू आई आर सब पढ़ ले, तो ये कहाँ का रेजिस्टेंस, कहाँ का करंट, कहाँ का वोल्टेज, मैं सब बता चुका हूँ। जैसे वोल्टेज यहाँ पे दिया है 220 वोल्ट, कितना दिया है, 200 वोल्ट, सॉरी। अब यहाँ का करंट निकालना, तो आई लिख दे, वहाँ का रेजिस्टेंस 5 लेना, तो इसे डिवाइड करोगे कितना आएगा, 40। तो आई इक्वल टू 40 आएगा, नहीं, ये जहाँ का रेजिस्टेंस हो
इसे रेजिस्टेंस 5 ले तो उसी का करंट निकलेगा, लेकिन उसी के क्रॉस वोल्टेज हो, ये तो इसके क्रॉस मतलब तो हम बताए थे वोल्टेज 2 पॉइंट के बीच का हमेशा डिफरेंस पता होता है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का कितना डिफरेंस है वही इसके अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज होगा। तो ये तो इसके पूरे सर्किट के ये अक्रॉस है, समझा। तो ये फार्मूला भी नहीं लगेगा। तो हमें करना क्या है, देखो ध्यान से, हमें करना क्या है, ठीक है, हमें करना क्या है, चलो अब देखते हैं। एक एक करके पहले सॉल्व करेंगे, मैं बताया था एक एक करके क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। रुको पहले इसको और आगे पढ़ लेते हैं तब बताते हैं, ठीक है। अभी ऐसे रहे ना, शायद आगे वो कंप्लीट है, ठीक है। हाँ देखो यही सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा, ठीक, इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। देखो जीपीएस का मतलब होता है गोल्डन पॉइंट बाई सूरज भैया। इधर बी इक्वल टू आई आर से हमें क्या पता चलता है, या बी आई आर से हमें क्या बताता है। तो वो पहला, जिसका रेजिस्टेंस उसी का करंट उसी के क्रॉस वोल्टेज में बता चुका हूँ। दूसरा, अप्लीकेबल फॉर ओनली वन रेजिस्टेंस ए टाइम, ये केवल एक रेजिस्टेंस के लिए अप्लीकेबल होता है। जैसे 5 ओम है, मान लो यहाँ पे लिखा है 3 ओम है, ठीक है, फिर यहाँ वोल्टेज लिखा है, तो इसी का एक बार रेजिस्टेंस लोगे, इसी के क्रॉस क्या लोगे, वोल्टेज लोगे, इसी का क्या लोगे, करंट। तो एक बार एक रेजिस्टेंस के अप्लीकेबल होता है। इन केस ऑफ कनेक्टिंग वायर का मतलब जैसे ऐसे करते हो ना, ऐसे रेजिस्टेंस, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। तो इसका रेजिस्टेंस होता है, इसका रेजिस्टेंस लगभग क्या मान के चलते हैं, 0, क्या मान के चलते हैं, 0। तो इन केस ऑफ कनेक्टिंग वायर रेजिस्टेंस लेस वायर, मतलब रेजिस्टेंस 0 मीन्स डेल्टा बी इक्वल टू आई आर। ये जो बी लिखते हैं हमेशा डेल्टा बी होता है, डेल्टा बी इक्वल टू आई आर। तो जब रेजिस्टेंस होगा तो डेल्टा बी कुछ होगा, डेल्टा बी मतलब कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। पोटेंशियल ड्रॉप कहने का क्या मतलब है, ध्यान से देखो, अगर मान लो ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस है और यहाँ से हम 40 वोल्ट दे दिए हैं, तो अगर 40 वोल्ट अभी यहाँ दिए हैं तो देखो, तो बी इक्वल टू आई आर फार्मूला लगाओ, बी इक्वल टू आई आर। जब इस यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस 0 होगा तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप होने का मतलब ये जितना है उससे कुछ कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अभी भी यहाँ 40 पोटेंशियल रहेगा, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ तक अभी भी क्या रहेगा, 40 वोल्ट है। जैसे ही रेजिस्टेंस को क्रॉस करोगे तैसे पोटेंशियल क्या होता है, घट जाता है, घट जाएगा बढ़ जाएगा, लेकिन हमारे सिलेबस में घट जाता है कब, जब रेजिस्टेंस को क्रॉस करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल रहेगा यहाँ पर भी अभी 40 रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस क्रॉस करने पे 40 नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा है। तो, तो अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ तो जितना पहले पोटेंशियल था उतना अभी भी क्या होगा, अभी भी होगा। मीन्स वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ है और पोटेंशियल अभी भी क्या है, सेम है। यही लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान से रखना। बी इक्वल टू आई हमारे बताता है कि आई आर से कितना पोटेंशियल बढ़ता है या आई आर से कितना। देखो जब बी कैसे आता है, जब आई इंटू आर करोगे तो यही आई इंटू आर ही तो बताएगा कि मतलब जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी, तो जितनी वैल्यू आएगी वही बताएगा कितना से पोटेंशियल बढ़ा, कितना से पोटेंशियल घटा। तो घटता है किसी रेजिस्टेंस, देखो यहाँ पे लिख लो किसी आर रेजिस्टेंस को क्रॉस करने से, ठीक, किसी आर रेजिस्टेंस को जब क्रॉस करोगे तो कैसे बढ़ता है, अभी बढ़ा रहा हूँ। बी इक्वल टू आई आर नॉट ए फंडामेंटल लॉ, देखो ध्यान से, ये हमेशा अप्लीकेबल है, फंडामेंटल लॉ नहीं है। इट इज ओनली इम्पेरिकल लॉ डेट होल्ड अप्रॉक्स गुड फॉर मेटल, ये केवल इम्पेरिकल लॉ है, वैल्यू निकालते हैं और जो गुड अच्छा होता है किसके लिए, मेटल के लिए अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे मान लो ऐसे यहाँ पे ऐसे बैटरी जुड़ा है और इस बैटरी से करंट इधर जा रहा है और हम भी मूव कर रहे हैं इधर, तो बी इक्वल टू आई आर से, मतलब जब आई आर का मल्टीप्लाई तो पोटेंशियल बी इक्वल टू आई आर से, मतलब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे जितनी वैल्यू आएगी उतना से पोटेंशियल जो यहाँ पे रहेगा, जैसे रेजिस्टेंस करोगे, मान लो 40 रहा था और जब यहाँ का आई और आर का मल्टीप्लाई किए 6 आ गया, तो 6 से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 40 था तो यहाँ पे कितना बचेगा, 34 वोल्ट बचेगा, कितना बचेगा, 34, क्या बचेगा, 34। तो यहाँ पे भी लिखा है बी इक्वल टू आई आर से पोटेंशियल डिक्रीज होगा कब, जब करंट इधर ही जा रहा हो और हमारा मूव करने का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में। अगर करंट इधर फॉलो कर रहा और हम इधर मूव करते, मतलब सर्किट में हम ऐसे घूमते आ रहे हैं, मतलब इधर से ऐसे घूमते आ रहे हैं, तो अगर मान लो यहाँ पर 36 था और यहाँ पर 4 पोटेंशियल ड्रॉप हुआ था तो यहाँ कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40। लेकिन अगर इधर से जाओगे तो यहाँ पे 40 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36। अगर करंट इधर जा रहा है
और आप इधर से मूव करते जा रहे हो तो यहाँ पे 36 था, अगर इसमें पोटेंशियल 40 ड्रॉप होता तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। लेकिन इधर से मूव करते जा रहे हो तो करंट के डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हो तो 40 था तो 4 से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों बात, अगर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, करंट के अपोजिट जा रहे हो तो BIR से पोटेंशियल इंक्रीज होता है। बैटरी में कैसे डिक्रीज इंक्रीज होता है, अगर पॉजिटिव टू निगेटिव जाओगे तो जितना उसका पोटेंशियल रहेगा बैटरी का उतने से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर निगेटिव टू पॉजिटिव आओगे मतलब इस टर्मिनल से इस टर्मिनल को, तो जितना से उसका पोटेंशियल बैटरी का होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और कितने वोल्ट से, देखो यहाँ पे लिखा है 10 वोल्ट, क्या लिखा है, 10 वोल्ट। ठीक है, क्या लिखा है, 10 वोल्ट, देखो वहाँ पे। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, ये पढ़ लिए। अब देखो रेजिस्टेंस को क्रॉस करते ही पोटेंशियल पहले जैसा नहीं रहता है, ध्यान से रखना, बात सही है। अगर जब तक वायर रहेगा, मान लो यहाँ पर ऐसे वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल अभी भी सेम है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, क्योंकि भी रेजिस्टेंस लेस वायर है। तो जब रेजिस्टेंस लेस वायर रहेगा तो रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, किसी करंट को अपोज नहीं करेगा। जब किसी करंट को अपोज नहीं करेगा इसका मतलब करंट अपोज करना जीरो हो गया, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब ड्रॉप मतलब घटना, कोई पोटेंशियल नहीं घटा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर पहुंचे, जैसे रेजिस्टेंस को क्रॉस करोगे रेजिस्टेंस आएगा, करंट को अपोज करेगा, कुछ ना कुछ बी की वैल्यू आएगी, वही जो बी की वैल्यू आती है वही उस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। तो वही लिखा है रेजिस्टेंस को क्रॉस करते, अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस करे तो पोटेंशियल पहले जैसा नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहेगा, बदलेगा तो बदलेगा, बल्कि BIR से बदल जाता है। और बदलने का मतलब या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। बढ़ता कैसे है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी ये सब पढ़े नहीं होंगे आप, जहाँ से बढ़ता कब है, जब करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है आप भी उसी डायरेक्शन में मूव करते जाओगे तो पोटेंशियल घट जाएगा। कितने से घटेगा, उसका रेजिस्टेंस ले लो, उस रेजिस्टेंस में करंट कितना जा रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जितनी वैल्यू आएगी वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और बढ़ता कैसे है, बढ़ता है जब करंट के अपोजिट में जाओगे, बता दिए। तो इन रजिस्टर करंट के जब अलॉन्ग जाओगे BIR से डिक्रीज हो जाएगा, करंट के जब अपोजिट आओगे BIR से इंक्रीज हो जाएगा। बैटरी के इसमें पॉजिटिव टू निगेटिव जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, निगेटिव टू टर्मिनल जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ये सब याद रख लो, सब समझ लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस और बैटरी के अक्रॉस आने जाने से पोटेंशियल कैसे घटता बढ़ता है, जितना से पोटेंशियल डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होगा किसी रजिस्टर या बैटरी के अक्रॉस, वही उस रजिस्टर और बैटरी के अक्रॉस का टर्मिनल वोल्टेज होता है। क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या कहते हैं, ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, क्या था, रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे लगा था 220 वोल्ट, कितना लगा था, 220 वोल्ट। तो ये जो 220 वोल्ट है, मान लो यहाँ पर भी कितना था, 220 वोल्ट था, और जैसे रेजिस्टेंस को क्रॉस करोगे वोल्टेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा, करंट इधर जाए। तो मान लो यहाँ पर आ गया 200 वोल्ट, कितना आ गया, 200 वोल्ट। तो इसमें ड्रॉप कितना हुआ, 20 वोल्ट ड्रॉप हुआ। तो यही 20 वोल्ट इस पॉइंट, मतलब इसके इस पॉइंट से, ऐसे समझो बना रहा हूँ, इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो यही 20 वोल्ट ड्रॉप है, इसी को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज की। इसके इस टर्मिनल पर, इसके इस टर्मिनल का वो 20 वोल्ट ड्रॉप हुआ था, समझ में आया, उसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन कैसे करना है, जहाँ से देखो, ट्रिक टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब R इक्विवेलेंट कैसे निकालना है। अप्लाई बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन मेथड इन नॉर्मल केस। अच्छा मान लो नॉर्मल ऐसे दिया है, ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में, मान लो यहाँ पे दो लोग पैरेलल में ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ये बैटरी जुड़ गया, तो नॉर्मल है, तीनों सीरीज में, दोनों पैरेलल में, फिर सॉल्व करो सीरीज में आ जाएगा तो आराम से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको हमेशा ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको हमेशा ऐसे नहीं मिलेगा। जहाँ ना सीरीज दिखे ना पैरेलल दिखे, वहाँ हमेशा क्या करना है, अप्लाई करना है, अप्लाई रेजिस्टेंस बराबर जीरो। मतलब जब तक वायर रहेगा तब तक वहाँ रेजिस्टेंस रहेगा, तब तक वहाँ तक पोटेंशियल नहीं बदलेगा। यही दिमाग में नोट करके चलो। यही रेजिस्टेंस का जो मतलब रहते थे, रेजिस्टेंस किसको अपोज करता है, करंट को। देखो ध्यान से, अगर मान लो रेजिस्टेंस ना हो, जीरो, तो करंट को अपोज नहीं करेगा। जो डिफिनीशन पढ़ते थे उसका कॉन्सेप्ट सीखो। देखो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है। क्या करता है, करंट को अपोज करता है। और मान लो जब रेजिस्टेंस ही ना रहे तो क्या करंट को अपोज करेगा, नहीं करेगा। करंट को अपोज ही नहीं करेगा, मतलब रेजिस्टेंस जीरो, कोई करंट नहीं अपोज हुआ, तो डेल्टा बी इक्वल टू, जब IR लगाओगे तो क्या बताओ, कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा।
तो क्या होगा, जब तक वायर रहेगा तो उसमें पोटेंशियल सेम रहेगा। यही रेजिस्टेंस का जो डिफिनीशन पढ़ते हुए उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। क्या है एक्चुअल कॉन्सेप्ट? देखो करंट क्या करता है, रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है। ठीक, मैं मान लिया रेजिस्टेंस है तो करंट को रोके, मान लो रेजिस्टेंस ही नहीं तो क्या करंट को घंटा रोकेगा? कुछ नहीं होता, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? आगे देखो, तो यहाँ पे वही लिखा था, जहाँ ना सीरीज दिखे ना पैरेलल दिखे अप्लाई आर इक्वल टू 0, मीन जब तक वायर या कनेक्टिंग वायर, देखो इसी को क्या बोलते हैं, वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायर बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे बीच में कभी लग गया और यहाँ पे बैटरी है तो इसको भी कनेक्टिंग वायर या वायर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे समझो, वायर रहेगा तब तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, जब तक वायर या कनेक्टिंग वायर डेल्टा बी इक्वल टू 0 एंड फाइंड आउट डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक बार ये मैं लेक्चर बनाया था उसमें ऑडियो की प्रॉब्लम हो गई थी, कम से कम 2 घंटे का बनाया था। तो ध्यान से आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना, फाइंड आउट डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल। डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल कैसे? फिर से देखो, इसको मैं 2-3 बार बोलूँगा, फाइंड आउट डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल। क्या लिखा है? फाइंड आउट डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पॉइंट। ये डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पॉइंट क्या होता है आओ हम बताते हैं। जैसे ही रेजिस्टेंस को क्रॉस करोगे वैसे ही इधर कुछ पोटेंशियल रहेगा, और जैसे रेजिस्टेंस को क्रॉस करोगे फिर पोटेंशियल बदल जाएगा, जैसे इधर और कहीं क्रॉस करोगे तो फिर पोटेंशियल बदल गया है। तो ये फाइंड करना पूरे सर्किट में कितना पोटेंशियल दिया है, ध्यान से सुनो, ये फाइंड करना उस सर्किट में कितना पोटेंशियल दिया है, आओ बताते हैं, वो ध्यान से। ठीक है, जैसे आपके सामने ऐसा क्वेश्चन लिखा है, देखो ऐसे बैटरी है, अब बताओ इसमें अलग अलग पोटेंशियल कहाँ होगा, ध्यान से देखो, मान लो यहाँ 220 वोल्ट है, यहाँ पे जाओगे तो भी कितना वोल्ट होगा, 220 वोल्ट, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो जब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये बी क्या बताता है, ये बी कोई नहीं बताया, ये बताता है कि ये वोल्ट जितना था अभी, तो ये जब आई आर का मल्टीप्लाई करोगे तो जो बी की वैल्यू यहाँ पे मान लो 10 आ गई, तो इसमें से 10 वोल्ट घट जाएगा। तो यहाँ पे जब डेल्टा बी इक्वल टू 0 आ गया कोई रजिस्टर, तो वोल्ट कोई घटेगा नहीं घटेगा। तो जितना यहाँ पे वोल्टेज था 220 वोल्ट वही क्या रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम रहेगा, अभी भी यहाँ पर। तो यहाँ पर 200 कितना है, इतना वोल्ट है, यहाँ पर 220 वोल्ट है, यहाँ पर भी क्या है 220 वोल्ट। अब इस छोर पे भी जो रहेगा सेम रहेगा, सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम। जैसे देखो अगर तुम इधर 220 वोल्ट मान लिए तो यहाँ पे मानो 220 वोल्ट, तो इसके इस टर्मिनल पर जानते हो कितना मानते हो, 0। क्यों? क्योंकि इसके बीच का, इसके बैटरी के टर्मिनल, मतलब बैटरी का एक पॉइंट ये मान लो लास्ट वाला, और ये पॉइंट है, तो बैटरी के टर्मिनल का ये किसका वोल्टेज है, इसकी बैटरी का वोल्टेज है। तो इसके टर्मिनल का वोल्टेज अगर 220 ले लो तो यहाँ 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि 220 माने 0 करोगे तभी तो इसका डिफरेंस 0 आएगा, है। यहाँ पे 0 लो, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। अब देखो यहाँ से, जैसे यहाँ पर 220 वोल्ट, जैसे इसको क्रॉस करोगे तो पोटेंशियल बदल जाएगा, हमें नहीं पता, तुम मान लो कितना होगा, ये कितना घटेगा, पक्का घटेगा, लेकिन कितना कम होगा, घट क्या आएगा हमें नहीं पता। फिर जब इसको क्रॉस करोगे फिर अलग अलग पोटेंशियल आएगा, इसको मान लो कि इसको क्रॉस करोगे तो यहाँ पे तो 0 माने ही थे, इसको क्रॉस करोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, ए बी ले लियो तो यहाँ पे मान लो सी। तो देखो हमारे इस पूरे सर्किट में कितना पोटेंशियल आ गया, ए पोटेंशियल ये अलग है, इसको मान लो x मान लो, और इसको क्या मान लो, 0 को z मान लो, तो कितना पोटेंशियल अलग अलग हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और x हो गया, और क्या हो गया, z। तो सब डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल क्या करेंगे, ऐसे पता कर लेंगे, जहाँ जहाँ रजिस्टेंस क्रॉस होगा वहाँ वहाँ अलग अलग पोटेंशियल आएगा, तो उसको हम पता कर लेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? अब आगे देखो ध्यान से, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल क्या करेंगे, पता कर लेंगे। हाँ, फाइंड आउट डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल बी पॉइंट। ठीक है, जहाँ जहाँ वो आएगा उसको पता करेंगे। अब रीड्रॉ सर्किट को, अब क्या करेंगे, अब रीड्रॉ करेंगे सर्किट को। अब रीड्रॉ यहाँ पे लिख लो करेंगे, यहाँ जहाँ लिखा है अब रीड्रॉ करेंगे सर्किट को। ठीक है, ध्यान सुना, रीड्रॉ करेंगे बता रहा हूँ, और जिसके बीच आर इक्विवेलेंट पूछा, मतलब रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, उन दोनों टर्मिनल एंड को, जो ये ABCD आ रहा है, उन दोनों टर्मिनल एंड को क्या रखेंगे, दूर रखेंगे। क्या रखेंगे, सबसे दूर रखेंगे। और बाकी टर्मिनल पोटेंशियल, जो बाकी अलग अलग पोटेंशियल आ रहे थे, इन दोनों के बीच रखेंगे। किन दोनों के बीच, जिसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है, जिसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है। अभी मैं ये लाइन समझा रहा हूँ। ठीक है, हमेशा टर्मिनल एंड को बैटरी से जोड़ेंगे, ये बात याद रखना।
हमेशा टर्मिनल एंड किसे कहते हैं, जैसे बोल दिया फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी हमारा टर्मिनल एंड है उस केस में, और उसी टर्मिनल एंड को हमेशा दूर दूर रखते हैं, मतलब उस पोटेंशियल पॉइंट को दूर दूर हमेशा रखेंगे, और बाकी जितने पोटेंशियल पॉइंट उस सर्किट में आएंगे उनको उन दोनों के बीच में रखेंगे, और जिस टर्मिनल एंड के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता उन दोनों को हमेशा बैटरी से जोड़ देंगे अपने मन से, अगर नहीं दिया हुआ है तो भी, ठीक है, समझे। इन केस ऑफ सिमेट्री इसको छोड़ो, जब पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में करंट पूछा जाए, अभी जो इसके पहले हम पढ़ रहे थे मैं बता रहा था उसको देखो, जब पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में करंट या वोल्टेज पूछेगा तो बैक टू बैक स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, बैक टू बैक स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सीरीज टू सीरीज जब जाएंगे तो करंट को लेकर जाएंगे, ये बात याद रखना, पैरेलल टू पैरेलल जब जाएंगे तो वोल्टेज लेके जाएंगे, सिंपल सारा दो, सीरीज में क्या करंट सेम होता है करंट, पैरेलल में क्या करंट होता है सेम। अब ये तीनों पॉइंट को हम समझते हैं, ठीक है, ये तीनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, समझते हैं, ध्यान से देखो, जैसे बोल दिया, देखो ध्यान से, जैसे ऐसे क्वेश्चन है कि यहाँ पे मान लो, ठीक है, तो बोल दिया जैसे ये है ए और ये है बी, ठीक है, ध्यान से देखना, मान लो इसी है, ये ऐसे बना है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, तो बोल दिया फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मान लो ये 4 ओम है, ये 5 ओम है, तो बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, लेकिन वो पूछा ए और बी के बीच में, तो जिसके बीच में पूछा उसी के बीच में बताना, तो ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। तो ये ध्यान सुनना, किसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है वहीं तक हम इसको बताएंगे, ठीक है, और जितना अलग अलग पोटेंशियल आएगा उसको अलग अलग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अलग अलग पोटेंशियल को लिख लेंगे। अब ये पूरा क्लियर कर रहे हैं, चलो पहले इसको हम देख लेते हैं, ये स्केलेटन वाला, और बाकी इसके आगे तो क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या है, ये आपको सीधे रट लेना है, रटना क्या है, काउंटिंग नंबर लिखना है, देखो 3 के बाद 4, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद क्या आता है 8, नहीं लेकिन यहाँ 7 के बाद क्या जाता है 12, क्या जाता है 12। अब ध्यान से देखो, जैसे एक जो क्यूब होता है क्यूब, तो देखो जो ये आगे वाला केवल एक फेस है, एक फेस है, तो इसका एक डायगोनल होगा, समझा, ऐसे डायगोनल, और डायगोनल के क्रॉस मान लो ऐसे क्या जोड़ दिया, बैटरी, तो पूछेगा इस डायगोनल के, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे, सीरीज में, ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, और फिर ये आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में, ध्यान से दो, एक डायगोनल ये हो गया, और एक डायगोनल जब यहाँ से उठाओ, ऐसे मान लो घर है, यहाँ से जब उठाओ तो इस ऊपर से कोने से यहाँ तक लेके आओ, यहाँ तक, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं क्यूब का डायगोनल, और इसको जो भी बनाया था इसको बोलते हैं क्यूब के फेस का डायगोनल, और ये क्या हो, क्यूब का एक साइड हो गया, एक साइड से बैटरी जुड़ दो तो पूछेगा उसके एक साइड से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो ध्यान से देखो क्या पूछता है, वर्ड आपको याद होना चाहिए, सीधे कैसे आया कोई पता नहीं है, लिखा इफ ए स्केलेटन क्यूब, 12 साइड होता, सब साइड पे इक्वल रेजिस्टेंस है, कितना है आर 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 है, तो कह रहा आर इक्विवेलेंट अक्रॉस डायगोनल ऑफ फेस, जिसका फेस होगा उसके डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो देखो इसके डायगोनल के अक्रॉस पूछा ना, तो इसके डायगोनल के अक्रॉस क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे और ऐसे बैटरी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जिसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है उसके क्रॉस क्या करेंगे, बैटरी को ऐड कर देंगे, यही कॉन्सेप्ट है, समझ आया। अब फिर इसमें क्या पूछा है, तो कितना आता है उसका रेजिस्टेंस, 3/4 आर आता है, सीधे याद कर लो 3/4 आर आता है, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस डायगोनल ऑफ क्यूब, क्या करा है, आर इक्विवेलेंट और डायगोनल ऑफ द क्यूब बताना है, तो डायगोनल ऑफ द क्यूब क्या है, यहाँ से ले जाओगे जोड़ोगे, फिर इसकी जिसके क्रॉस पूछता है उसको क्या जोड़ोगे, बैटरी से जोड़ दोगे, किससे जोड़ दोगे, बैटरी से, तो यहाँ कितना आ गया 5/6 आ आएगा, कितना आएगा 5/6 आ आएगा, यहाँ से देखो, ठीक है, और ये क्या लिखा, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस अलोंग ए साइड, क्या कह रहा है, ये जो साइड है इसके साइड के, तो जिसके बीच पूछता है उसके बीच हम क्या जोड़ देते हैं, बैटरी, अभी वो बताया था मैं, उसके बीच क्या जोड़ देते हैं, बैटरी, तो उसकी क्या आएगा 7/12 आ जाएगा। तो ध्यान से सुनो, बस 2 चीज याद रखना, तुम्हें याद हो जाएगा, पहले किसका लिखा था, डायगोनल ऑफ फेस, फिर डायगोनल ऑफ क्यूब, फिर अलोंग द साइड, बस आपको काउंटिंग नंबर याद करना है, 3/4 आर, 4/5, 3/4 हो गया तो 4 खत्म, 5/6, 6 खत्म, 7/12 याद रखना, 7/8 नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम, ध्यान से देखो, अभी ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, कैसे 2 क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको भी, ठीक है,
ये जो दो क्वेश्चन है ये क्या लिखा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम, क्या लिखा है देखो यहाँ से, ऐसे 1 ओम है, ठीक है, ऐसे मान लो कहीं पड़ा है 2 ओम है, फिर वो कहीं ऐसे रखा है 3 ओम है, फिर ऐसे कहीं रखा है वो क्या है 4 ओम है, ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक रखा गया है जो रखा गया। फिर इनको पकड़ के हम क्या करें, सीरीज में ऐसे ऐड कर दिए, क्या कर दिए हम सीरीज में ऐसे, अरे सॉरी पैरेलल में ऐसे करके ऐड कर दिए, ठीक है, पैरेलल में ऐसे सब क्या किए हैं ऐड कर दिए, कहाँ तक ऐसे डॉट डॉट इन्फिनाइट है। तो ये 1 ओम था, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ऐसे 5 6 7 8 तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आता है जब निकालोगे, तो आर इक्विवेलेंट आता है 1/2, क्या आता है 1/2, क्या आता है 1/2। अब नीचे क्वेश्चन क्या कहा है, ये समझ में आ गया पहला ना, ये पहले का कितना आता है 1/2, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अगर मान लो आपके पास ऐसे 1 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर ये कितना है 1/2 का, मतलब सब में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना करते हैं, इधर जाओगे तो 2 का मल्टीप्लाई करो, और फिर इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करो, कितना 1/2 का नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। फिर यहाँ पे किसका रेजिस्टेंस आएगा 1/8 का, फिर यहाँ पे किसका रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ आएगा 1/16 का, फिर यहाँ पे किसका रेजिस्टेंस आएगा 1/32 का। तो कह रहा है ऐसे ढेर सारे रेजिस्टेंस हो, ठीक है, और इनको क्या कर रहे हैं हम सबको सीरीज में जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं सबको सीरीज में जोड़ रहे हैं, ठीक है, सबको क्या कर रहे हैं सीरीज में। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट जोड़ रहे हैं। तो जब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, क्या निकालोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसके पहले क्या आया था 1/2, और ये किस में जोड़े थे पैरेलल में, और पैरेलल में जब जोड़े थे तो किसको जोड़े थे 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम, काउंटिंग नंबर को पैरेलल में जोड़े थे इतना आएगा। अभी काउंटिंग नंबर नहीं है, ये अलग है 1 1/2 1/2। अब इसको सीरीज में जोड़े हो, जब वहाँ पे 1/2 आया था तो इसका पलट दो, इसको पलटोगे तो कितना हो जाएगा 2/1, यानी इक्वल टू हो जाएगा 2 ओम। बस आपको यही डाटा क्या करना है सीधे याद करना है, ठीक है, बस यही डाटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सब समझ में आए। देखो ये सारे किसमें हैं, ये सारे किसमें हैं, हाँ अब देखो ध्यान से, ये बोल्ट, ये क्या पूछा है क्वेश्चन में उसके लिए नहीं इंक्लूड किया हूँ, ये कैसे सीरीज पैरेलल में होता है, ध्यान से देखो। आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे है, ध्यान से देखो, जब देखो अगर जितना भी रेजिस्टेंस हो, अगर रेजिस्टेंस मान लो एक ऐसे है तो इधर जितना पोटेंशियल आ रहा है इधर भी पोटेंशियल, और फिर किसी अलग रेजिस्टेंस के जितना इधर पोटेंशियल, दोनों के रेजिस्टेंस का जितना इधर इधर पोटेंशियल है, अलग रेजिस्टेंस की इधर इधर पोटेंशियल सेम है, तो दोनों रेजिस्टेंस कितने होंगे सीरीज में। ध्यान से देखो, जैसे मान लो पोटेंशियल यहाँ पे ए है, तो जब तक वायर रहेगा तब तक ये रहेगा, यहाँ पर भी ये रहेगा, यहाँ पर भी ये रहेगा। अब मान लो पोटेंशियल में मान लो, देखो मैं आप लोगों की एक बात बताता हूँ, मान लो ठीक है, अगर मान लो एक जगह केवल मानना, अगर इसका मान लो पोटेंशियल 40 है तो नेगेटिव पॉइंट को 0 मान लिया करो, ये बहुत मदद करता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो 40 है तो देखो ध्यान से, जो ये बैटरी का पोटेंशियल आया है ना, ये बैटरी का पोटेंशियल था, ये आता कब जब दो पॉइंट का बीच का क्या निकालते हैं डिफरेंस, क्या निकालते हैं डिफरेंस। तो अगर ये 40 है इसको 0 मान लिए तो इसका मतलब इसका डिफरेंस निकालो, 40 आना चाहिए, तो क्या होना चाहिए 40। तो क्या ये यहाँ पे 0 ही पोटेंशियल है, नहीं, मैं बताया था ब्रह्मांड में किसी के बाप की औकात नहीं है किसी एग्जैक्ट एक पॉइंट का क्या बता दे पोटेंशियल, हम रेफरेंस के लिए बस मान लेते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ मान लिया होता कि इसका पोटेंशियल 80 है, कितना 80, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होता 120 होता, तभी तो 120 में से 80 माइनस करोगे तो यहाँ पे 40 आया। तो जो 40 आता है एक पॉइंट इसके, और मतलब इस बैटरी के एक टर्मिनल एंड और इस बैटरी के इधर टर्मिनल एंड के दो टर्मिनल एंड के पोटेंशियल का क्या होता है डिफरेंस होता है, जो ये 40 आता है, ठीक है। तो हम मानते हैं कितना मान लेते हैं 0, इसको 0 मान लोगे तो यहाँ पे मान लो ये 40 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या है b है, इसको 0 मानो, इसको b मानो, तो यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी, क्योंकि भी वायर है, यहाँ पर b होगा, यहाँ पर भी होगा। अब देखो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा जब निकालोगे इसका, तो b माइनस 0 आएगा, और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना आएगा b माइनस 0 आएगा। अगर दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम पोटेंशियल आ जाता है तो इसका मतलब वो रेजिस्टेंस किसमें है पैरेलल में है, किसमें है पैरेलल में, लेकिन उसी सर्किट में होना चाहिए। इधर देखो सेम, अगर इधर b है तो इधर 0 मान लो, इधर भी 0 इधर भी 0, यहाँ पर भी b होगा, जब तक ये वायर रहेगा तब तक b होगा, यहाँ पर भी b होगा। देखो इस रेजिस्टेंस के ऊपर b माइनस 0, इसके भी b माइनस 0, तो ये भी रेजिस्टेंस किसमें है पैरेलल में, किसमें है पैरेलल में। अब ये देखो ये पैरेलल में नहीं दिख रहा, लेकिन ध्यान से देखो मैं जो बताऊँ तो वही करना है,
इस रेजिस्टेंस को 0 मान लो, इसको B मान लो, तो यहाँ पर भी B होगा, यहाँ पर भी B होगा, यहाँ पर भी 0 0। और देखो ये भी B माइनस 0 हो गया, और यहाँ पर भी B होगा तो ये भी क्या हो गया, B माइनस 0 हो गया। तो यानी ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। किसमें है, पैरेलल में। अब ये सब देखो कैसे पैरेलल में, कॉन्सेप्ट वैसे ही आएगा जब तक देखो वो जो रेजिस्टेंस का डिफिनीशन पढ़े हो ना, अगर रेजिस्टेंस क्या है, नहीं है, तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा कर तो क्या घटेगा ही नहीं, जितना रहेगा उतना रहेगा। तो यहाँ पर क्या मान लो 0, तो ये भी क्या होगा 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी क्या होगा 0 होगा। और यहाँ पर क्या होगा, B होगा, यहाँ पर भी B होगा, यहाँ पर भी B होगा। अब बताओ ये B है, यहाँ पर 0 है, तो इस रजिस्टर का B माइनस 0 हो गया। यहाँ पर भी B था, ये 0 था, तो क्या हो जाएगा, B माइनस 0 हो जाएगा। समझ में आया। ये जो पढ़ते हो रेजिस्टेंस अपोज द करंट, जो रेजिस्टेंस अपोज द करंट डिफिनीशन पढ़ते हो उसको ये देखो उस फार्मूले में कैसे यूज होता है। अगर रेजिस्टेंस नहीं तो करंट को अपोज नहीं करेगा, करंट को अपोज नहीं करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा, और जब 0 होगा तो यहाँ भी B होगा, तो यहाँ पर भी B होगा, यहाँ पर कोई पोटेंशियल घटा नहीं है। ठीक है, इधर देखो ये कैसे होगा, इसको मान लो 0, तो यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 0, क्योंकि जब तक ये 0 है तब तक है। यहाँ पर क्या होगा, अगर ये B मान लो तो यहाँ पर भी क्या होगा, B होगा, B होगा, B होगा, B माइनस 0, और इसको देखो B माइनस 0, तो ये भी दोनों किसमें है, पैरेलल में। किसमें है, पैरेलल में। ये सारे ऐसे कर लेना, सब ऐसे पैरेलल में दिए हुए हैं। इसको जरा ध्यान से देखो, ये लग रहा होगा तीनों की सीरीज में, लेकिन सीरीज में नहीं है। आओ बताते हैं कैसे। यहाँ का पोटेंशियल मान लो B है, क्या है, B है, तो देखो यहाँ देखो ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, B होगा, और यहाँ पे से भी अभी वायर है, वायर है, वायर है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, B होगा। यहाँ 0 मान लो तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का 0, ऐसे से आओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, वायर है तो क्या हो गया 0। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस 3, तो देखो ये रेजिस्टेंस किसके बीच में, B माइनस 0, ये भी रेजिस्टेंस B माइनस 0, ये भी रेजिस्टेंस B माइनस 0। इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस जानते हो किसमें है, पैरेलल में। किसमें है, पैरेलल में। ऐसे बैठे जोड़ोगे, तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में। R1 R2 R3 ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में। ठीक है, इसको समझो, मैं देखूं जरा वीडियो सही से चल रहा है। तो तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में। हाँ अच्छा, छोटा दिखाई दे रहा है, चलो अभी देखते हैं आगे। ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में। चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, वीडियो हमारा सही है। अब ये हो गया ना, बाकी ये देखो, ये इस पे क्वेश्चन बनता है, ये सारे पैरेलल में हैं। अब आगे चलते हैं, देखो अब क्वेश्चन करेंगे। हमने क्या क्या कहा था, तो एक बार उसको देख लेते हैं और इसी क्वेश्चन पे फिर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बात था, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तुम लोगों ना अपने साथ लिख लो, ये अपने साथ। पहला क्या, डिफरेंट पोटेंशियल, ऐसे लिख लो, छोटे छोटे डिफरेंट पोटेंशियल निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, रीड्रॉ। अभी बताते हैं रीड्रॉ का मतलब क्या होता है। क्या करेंगे, रीड्रॉ करेंगे, डिफरेंट पोटेंशियल रीड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमेशा टर्मिनल एंड को बैटरी से जोड़ेंगे। किससे ऐड करेंगे, बैटरी। ठीक है, और किसको, टर्मिनल एंड को। ध्यान से ना, जिसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है। और इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, और ये जब जब पूछ नहीं देता, बताओ इस रेजिस्टेंस में कितना करंट है, तो अगर सीरीज टू सीरीज पैरेलल जाएंगे, बैक टू बैक। अभी बताते हैं, बस इतना याद करो, डिफरेंट पोटेंशियल रीड्रॉ, और ये काम करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, फिर बताते हैं। पूरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, देखो ध्यान से। अब इसी क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन दिया है, और इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे लिखा है। देखो कहाँ गया भाई साहब, मतलब बहुत पहले ही लिखा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बीच फाइंड करना है, ए और बी के बीच। ध्यान सुनो, जिसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है उसको ऐसे दूर दूर रख देंगे। और कोई अगर जैसे वोल्टेज ए है, यहाँ का वोल्टेज में बी मान लिया, देखो लिखा है। अगर मान लो कहीं का वोल्टेज सी है, यहाँ का डी का, तो यहाँ पर सी लिखेंगे, यहाँ पर डी लिखेंगे। फिर उसके बीच ऐसे पूरा रेजिस्टेंस बनाएंगे। और जिसके बीच रेजिस्टेंस पूछता है, जैसे यहाँ पे पूछा ए और बी के बीच में, तो उसको ऐसे पकड़ के किससे जोड़ देंगे, बैटरी से। तो यही कहा था, अलग अलग पोटेंशियल फाइंड करना है, और जिसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा उनको दूर दूर रखो। बाकी जो अलग अलग पोटेंशियल आएंगे उनको इन दोनों के बीच में लिख देना, रख देना है।
और फिर जिसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता हूँ उनको हमेशा बैटरी से जोड़ना, ज़्यादा चालाकी मत करना, मैं जो कह रहा हूँ केवल वही करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर है, ठीक है। तो अब क्या कहा है, इस क्वेश्चन को हम अपने तरीके से देखते हैं, कैसे किया हमें नहीं पता। तो ध्यान से, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सबसे पहले अलग अलग पोटेंशियल निकालो कहाँ, तो यहाँ से जाओगे ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा, तो वो पोटेंशियल क्या हो गया, बी ए लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी क्या हो गया, बी बी हो गया। अब बताओ यहाँ पर कितने अलग अलग पोटेंशियल है, सबसे पहले जिसके बीच पूछा उसको लिखो, ए के बीच पूछा और बी के बीच पूछा है। यहाँ पर और कोई पोटेंशियल आया नहीं, यहाँ पर भी बी था तो यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर ये था ये था। अब बताओ सारा पोटेंशियल किसके बीच में, देखो यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, बी ए है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, बी बी है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, बी ए है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, बी बी है। अब ध्यान से देखो ये रेजिस्टेंस किसके पोटेंशियल, बी ए और बी बी के बीच में, मतलब अच्छा इसके बीच का हो गया, ठीक है, समझ में आया। देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक, इसके बीच मिटा देते हैं। तो ये बी हो गया, ये हो गया, तो आर रेजिस्टेंस हो गया। ये भी आर किसके बीच में, बी बी और बी ए, मतलब इन्हीं दोनों के बीच में है, ठीक है। ये भी किसके के बीच में है, ये आर बी ए बी बी के बीच में, मतलब ये भी इसी के बीच में है। तो पता लगा तीनों पैरेलल थे, और जिसके बीच अब पूछा है ए और बी के बीच में, तो इसको हमेशा क्या करेंगे, बैटरी से ऐसे जोड़ देंगे। अब बताओ आर आर है तो कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर बाई 3। अब आगे देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, जिसके बीच देखो क्या कहा है, फाइंड द करंट। अब सब बताएंगे, अगर जब करंट पूछ लिया तो बैक टू बैक जाएंगे, मतलब आगे जैसे सॉल्व करते जाएंगे ऐसे बैक टू बैक आएंगे, क्या आएंगे, बैक टू बैक, और स्टेप वाइज क्या जाएंगे, बैक टू बैक, स्टेप वाइज, ये याद रखना है, एक एक बार तभी सॉल्व करो, स्टेप वाइज। अब यहाँ से बैक टू बैक स्टेप वाइज जाएंगे। अब कहाँ से जाना है, सीरीज, अगर सीरीज से सीरीज में जाएंगे, सीरीज टू सीरीज, तो किसको लेके जाएंगे, करंट को लेके जाएंगे। याद रखना, अगर पैरेलल टू पैरेलल जाएंगे तो किसको लेके जाएंगे, पैरेलल टू वोल्ट को लेके जाएंगे। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है, ठीक है। हम आगे फटाक से देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बताओ जरा। अब देखो एक पोटेंशियल यहाँ पे ए है, तो यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, ए होगा, नहीं ये गलत हो गया, ए तो कभी नहीं होगा, क्योंकि जैसे रेजिस्टेंस क्रॉस करोगे पोटेंशियल बदल जाएगा। तो क्या मान लें, बी, नहीं बी ऑलरेडी यहाँ पे, तो इसको मान लेते हैं सी, क्या मान लेते हैं, सी। अब यहाँ का पोटेंशियल बी है तो यहाँ का भी बी होगा, यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ का भी बी होगा, यहाँ का भी बी होगा, यहाँ का भी बी होगा, और यहाँ का क्या होगा, बी होगा। अब बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 3 तरह का, फिर से सुनो, पोटेंशियल कितना है, 3 तरह का। किसके बीच पूछा है, ए और बी को, जिसके बीच पूछता है उस पोटेंशियल को सबसे पहले पहले दूर दूर रखते हैं, और जो और कोई पोटेंशियल आया, जैसे यहाँ पे सी आया है तो इसके बीच में, उसको यहाँ पर इन दोनों के बीच में रखेंगे, तो यहाँ पर सी रखेंगे। अब देखो ये हो गया। अब जिसके जिसके बीच जितना रेजिस्टेंस तुम्हें यहाँ दिख रहा है उसको बनाओ, ये ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस, तो ऐसे करो, ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस हो गया, समझ में आया। ये किसके बीच का रेजिस्टेंस है, ए और बी के बीच का कितना है, यहाँ पे आर आया, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस बना दो, आर है, ठीक है। ए और बी हो गया। ये बताओ ये किसके बीच का रेजिस्टेंस, यहाँ पर सी है, ये सी पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अभी वायर है तो क्या होगा, सी पॉइंट होगा, क्या होगा, सी पॉइंट। तो ये किसके बीच का रेजिस्टेंस है, बी और सी के बीच का रेजिस्टेंस, बी और सी के बीच का रेजिस्टेंस बना देते हैं, कितना है, आर है, ठीक है। ये किसके बीच का रेजिस्टेंस है, तो ये भी हमारा बी था, हमारा क्या था, बी और सी, तो बी और सी के बीच का भी रेजिस्टेंस क्या है, आर है। देखो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, 1 आर 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4। अब देखो किस जिसके बीच पूछा था उसको बैटरी से जोड़ देंगे, हमेशा उस टर्मिनल को क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। देखो अब क्या है, सिंपल, ये आर है पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, आर बाई 2 हो जाएगा। बताया था अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दोनों सेम है तो एक रेजिस्टेंस को पकड़ो, वो कितनी बार पैरेलल में है उतनी बार जोड़ो, डिवाइड कर दो तो 2 बार है, तो आर बाई 2 हो जाएगा। अब करंट, हमें करंट भी पूछा था, ध्यान से दो। अब इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। अब इसको ऐसे ऊपर लेके जाओ, मतलब थोड़ा सा हम अलग सॉल्व कर रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ हम जगह बना लेते हैं सॉल्व करने के लिए। आप लोग मैथ का वीडियो थोड़ा स्लो होगा तो उसको बहुत फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है, जल्दी से। चलो हो गया।
अब एक एक क्वेश्चन स्टेप वाइज हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन स्टेप वाइज, ठीक। देखो ध्यान से, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले एक एक को सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ए है, अभी क्या हमारा यहाँ पे सी है, तो इसके इसके बीच का रेजिस्टेंस क्या है, आर है। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो इसके इसके बीच का रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, बी के बीच का R/2 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व कर देंगे इसके बीच का रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर आएगा। फिर इसको क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। अब इसको और आगे चलो, एक बार ये लास्ट बताऊंगा, लेकिन इसको सुन लोगे तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अब बताओ ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में। तो जब उन दोनों रेजिस्टेंस को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर हमारा बी है, उन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में आ जाएंगे। किसके बीच में आ जाएंगे, ए और बी के बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। इन दोनों को जब कहोगे R/2 प्लस R/2 कितना हो जाएगा, 3R/2 हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में है और ये R रहेगा तो ये R हो जाएगा। अब इसके इसके बीच वोल्टेज पूछा है तो इसको बैटरी से जोड़ेंगे। फिर इसको आगे सॉल्व करोगे तो इसका क्या आएगा, 3R/2 प्लस R/2 पैरेलल में, तो 3 इंटू R/2 और इंटू R हो जाता है। और क्या जोड़ेंगे, 3, इसको नीचे जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 3R²/2 अपॉन एलसीएम हो जाएगा 2, हो जाएगा 3R प्लस 2R, कितना हो जाएगा टोटल 5R। यहाँ पे 3R² अपॉन, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 5R हो जाएगा, R से R कट जाएगा, कितना आएगा 3R/5 आएगा। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 3R/5। अगर गलत होगा तो देख लेना, बस कॉन्सेप्ट देखना क्या बता रहा हूँ, सही होना चाहिए, ठीक है। इतना हो गया। और यहाँ पे B वोल्ट है। अब ध्यान से देखो, अब इस सर्किट का हमें करंट पता चल जाएगा, क्यों, ये रेजिस्टेंस पता चल गया 3R/5, कितना पता चल गया 3R/5। तो फार्मूला लगाओगे B=IR। तो देखो जिसका रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर B है तो यहाँ पर 0 मान लो, यहाँ पर भी B होगा। अगर ये 0 मान ली B, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यहाँ से देखो B=IR, जब फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर तो इसी के क्रॉस देखो ये वोल्टेज है, तो क्या हो जाएगा, करंट निकालना है। और करंट किसमें पूछा, करंट इन द P रेजिस्टेंस में, किसमें पूछा था, P। अभी वो भी निकालेंगे। तो सबसे पहले बात सुनो, जो भी हमारा सिस्टम दिया रहे होगा, सर्किट दिया रहेगा, उसमें अलग अलग पोटेंशियल निकालेंगे। मैं बताया था ना, याद करो और पॉइंट बता दूँ। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल, क्या निकालेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल। दूसरा क्या करेंगे, रीड्रॉ करेंगे सर्किट को। रीड्रॉ का मतलब अभी बता रहा हूँ। तीसरा क्या करेंगे, बैटरी को जोड़ेंगे, ऐड बैटरी, जिसके टर्मिनल, ऐड बैटरी और कहाँ पर, टर्मिनल इंड पर, ठीक है, टर्मिनल इंड पर। और चौथा क्या करेंगे, स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। बस ये 4 पॉइंट लिख लो। देखो ध्यान से, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल A B C ढूंढ लिए और रीड्रॉ किया सिस्टम को। इसी को बोलते हैं सिस्टम को रीड्रॉ करना। देखो यहाँ से ये जैसे था, इसको दोबारा हम रीड्रॉ कर दिए, दोबारा स्ट्रक्चर बना दिए, इसको बोलते हैं रीड्रॉ करना। अब रीड्रॉ जब कर दिए इसको एक बार, तो इसको क्या कर रहे हैं, बैटरी से जोड़ दिए। अब स्टेप वाइज हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। जब स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं तो इसका करंट निकालो यहाँ से। तो जो रजिस्टेंस आया, वोल्टेज भी था, आई था, ये 3/R/5 था, इसको इधर भेजोगे तो B/5/3 R आ जाएगा। समझ में आया, ये क्या हो जाएगा, करंट। अब ये करंट लेकिन किस में आया है, ये करंट इस रेजिस्टेंस का है, लेकिन इस P रेजिस्टेंस का अभी नहीं है। तो ध्यान से देखो P रेजिस्टेंस का कैसे आएगा, तो ध्यान से, ये P रेजिस्टेंस में इसका रेजिस्टेंस R है, तो हमें यहाँ तक आना पड़ेगा। यहाँ तक कैसे आना पड़ेगा, इसको हम देखते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये हो गया। अब मैं बताया था कि जब करंट पूछेगा तो बैक टू बैक स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से उसको देखना सबको, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पूछा है इस P वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा, तो हमें इसका रेजिस्टेंस पता करने, इसमें करंट कितना जाएगा, तो इसी के अक्रॉस वोल्टेज पता होना या इसमें डायरेक्ट करंट पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, इसमें करंट कितना आया था, इसको मान लो, इसको बस लिख रहा हूँ, इसको मान लो करंट था, इसमें इसको करंट मान लो, इसको करंट मान लो आई नॉट, इसको क्या करंट मान लो, आई नॉट। जहाँ जहाँ आई नॉट मतलब ये वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी करंट कितना जाएगा, आई नॉट जाएगा, क्योंकि इसी करंट निकल रहा। अब देखो ध्यान से, ये करंट जो इसमें 3R/5 आया है, ये करंट क्या इस वाले रेजिस्टेंस में, जो ये 3R/2 है
और जो ये R/2 था इन दोनों में सेम रहेगा? नहीं। ध्यान से देखो, मैं बताया था अगर ये बैक जा रहे, देखो पहले ऐसे ऐसे सॉल्व करते करते आए, अब ऐसे ऐसे क्या जाएंगे, बैक टू बैक जाएंगे। जब बैक टू बैक जाएंगे तो ध्यान सुनो, जब सीरीज टू सीरीज जाएंगे तो करंट को लेके जाएंगे, लेकिन सीरीज टू सीरीज जाएंगे तो किसको, करंट सेम रहेगा। सीरीज टू सीरीज अगर बैक गए मतलब सीरीज बैक गए तो करंट सेम रहेगा। और पैरेलल टू अगर पैरेलल गए, पैरेलल टू की पैरेलल गए तो क्या सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। क्या सेम रहता है, वोल्टेज। लेकिन अगर सीरीज से पैरेलल में जा रहे हो तो किसको लेके जाओगे, वोल्ट को। किसको लेके जाओगे, अगर पैरेलल में जा रहे हो तो किसको लेके जाओगे, वोल्ट को। किसको लेके जाओगे, वोल्ट को। बस इतना ध्यान रखो। अब देखो ये यहाँ पर था, यहाँ से हम किस में जा रहे हैं, पैरेलल में जा रहे हैं। तो ये जो आई नॉट करंट ये आया था, ये इसमें आई नॉट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल मेरा वोल्ट से बराबर होगा था। अब देखो ध्यान से, ये ए और बी के क्रॉस वोल्टेज कितना था, ए देखो ये यही था 0 बी, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, यहाँ बी है, यहाँ कितना है 0 है। कितना है 0। अब बी 0 है तो इसका मतलब इसके लिए इसके क्रॉस बी वोल्टेज है, इसके क्रॉस भी बी वोल्टेज है। तो इसका वोल्ट पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, तो बी इक्वल टू जब आई आर लिखोगे तो इसका रेजिस्टेंस इतना, इसका वोल्ट इतना है, तो क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो इसमें करंट आएगा इस रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टेंस में जो करंट आएगा, क्या इस रेजिस्टेंस में भी वही करंट आएगा, सोचिए बताओ। इन दोनों रेजिस्टेंस में वही करंट आएगा, हाँ, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस बना है, बताओ किससे बना था, सीरीज से बना था। ये रेजिस्टेंस किससे बना था, इन दोनों के सीरीज से। इसका मतलब इसमें जो रेजिस्टेंस आया था वो रेजिस्टेंस, जो इस रेजिस्टेंस में करंट आया था वो करंट इन दोनों में भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि ये इन दोनों के मिल के से बना है और ये दोनों किसमें, सीरीज में। तो सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे करंट निकाल दो, तो बी रखो बी, और आई निकालना तो आर रख दो, कितना आ जाएगा, बी को बी रखोगे, आर रखोगे 3/2, तो ऊपर जाएगा 2, नीचे क्या आएगा, आर आएगा। तो इसका मतलब इसमें करंट कितना आ गया, 2b। इसमें करंट कितना आ गया, इसमें 2b और बाई 3r। तो इसका मतलब इसमें भी हो जाएगा, इस पूरे सर्किट में करंट इतना आया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा करंट इतना आ गया। अब बताओ ए और सी के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसका कितना था, आर था। यही हमें ए और सी के बीच का बताना था, तो इसमें हमें करंट आ गया। अब ये समझ में आया, थोड़ा भी समझ आया। पहले डिफरेंट पोटेंशियल पता करेंगे, फिर रीड्रॉ करते करते ऐसे जाएंगे, उसको अपने हिसाब से बनाएंगे, फिर ऐड बैटरी, टर्मिनल एंड पे बैटरी देंगे और स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया होगा, ठीक है, लेकिन हाँ मुझे उम्मीद है कि आ ही गया। अब मैं खुद से क्वेश्चन बताता हूँ, 2 क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत तगड़ा बताऊंगा, और एक एक सर्किट का क्वेश्चन निकालेंगे, समझ में, एक एक सर्किट का। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है, और नोट भी कर लेंगे। वो मैं पीडीएफ में प्रिंट करके नहीं दिया हूँ मॉड्यूल में, ठीक, नोट भी कर लेंगे सब। चलो देखो, एक रंग बिरंगा क्वेश्चन आ गया है। आज लग रहा होगा कि पीडब्ल्यू जैसा माहौल मिल रहा है, ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसको पहले से लिख के रख लिया हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पहले ये हमारा क्वेश्चन दिया था ऐसे, ये सब बिल्कुल नहीं था, इधर से इधर कुछ नहीं था। क्वेश्चन था फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमें इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना था, एंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, और जितना रेजिस्टेंस है सब हमें क्या बताना था, करंट बताना था। क्या बताना था, करंट। मैं बताया था सबसे पहले अलग अलग पोटेंशियल देखो, और पोटेंशियल कब अलग अलग देखते हैं, पहला कंडीशन ये भी देख लो। देखो ये सीरीज हमें सिस्टम से दिख रहा है, सही से हमें पता चल रहा है कि अच्छा ये आपस में सीरीज में, फिर इसको निकालोगे पैरेलल में, फिर ये सीरीज में, फिर ये आपस में पैरेलल में। तब यहाँ पोटेंशियल निकालने की जरूरत अलग अलग नहीं होती है। जहाँ लगे कि हमें ना पता चले सीरीज में, मैं बताया था ना पता चले सीरीज में, ना पता लगे रेजिस्टेंस में, तब वहाँ पे R इक्वल टू 0 अप्लाई करते हैं, अलग अलग पोटेंशियल निकालते हैं। बताया था नॉर्मल के केस में ऐसे। अब ध्यान से स्टेप वाइज एक एक क्वेश्चन में इसमें सॉल्व किया हूँ। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व किया हूँ तो 9 ओम आया है, फिर लिख दिया हूँ, फिर 18, 4, 15, 12 लिख दिया हूँ, ठीक है, एक एक स्टेप वाइज। फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में आ गए, 9 और 18 का जब पैरेलल का निकालोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब वो कैसे आया, यही सब तो स्कूल में पढ़े हो, जो नहीं पढ़े हमसे सीखो। फिर इनका 6 आ गया, फिर ये दोनों आपस में देखो सीरीज में हो गए, फिर 6, 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर ये जो 15 और 12 बचा था लिख दिया, फिर 10, ये जो अभी ये सब करंट वरंट लिखा हूँ, अभी ये पीछे आऊँगा तब करंट आएगा। पहले देखो 10, 15 का जब कम्बिनेशन निकालोगे पैरेलल में तो 6 आएगा, और ये 12 था 12 लिख दिया, 6, 12 को जब जोड़ोगे कितना आएगा, 18 आएगा। अब हमारा 180 वोल्ट था तो 180 वोल्ट है। अब हमें क्या देखो, ये जिसका वोल्टेज है
इसी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है, तो जिसका रेजिस्टेंस है उसी के क्रॉस वोल्टेज, तो उसी का क्या आएगा करंट, तो करंट निकालने हमारा 10 एम्पियर है। इसका मतलब ये बैटरी जो करंट यहाँ से सप्लाई कर रहा है, ये बैटरी जो यहाँ से करंट सप्लाई कर रहा है कितना है यहाँ से, वो है I इक्वल टू 10 एम्पियर है। कितना है, I इक्वल टू 10 एम्पियर है। समझ में आया। अब ये 10 एम्पियर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब ये हमें अता पता नहीं है, सबका हम एक एक करके निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया 18 ओम, तो ये मेन दो हमारा रिजल्ट आ गया। अब हमसे पूछा फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस का करंट बताना है, और ये भी हो सकता है फाइंड वोल्टेज थ्रू ईच रेजिस्टेंस, मतलब हर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या है ये भी बताना है। मैं बताया था। अब बैक जाएंगे, जब करंट पूछेगा तो जो ऐसे से निकाल के हम चले आए, अब बैक टू बैक जाएंगे। यही एक क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद नहीं बताऊंगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि इतने में काम हो जाएगा हमारा। गया अब देखो, जब यहाँ से हम पीछे जा रहे हैं, ध्यान से देखो, जब यहाँ से हम पीछे जा रहे हैं, यहाँ से पीछे, तो ये 18 ओम रेजिस्टेंस किसके मिलने से बना था, इन दोनों के सीरीज के मिलने से बना था। इसका मतलब 18 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट आएगा वही करंट इन दोनों में आएगा। क्यों, क्योंकि हम पढ़े हैं, जो सब वो पढ़ लेते हो ना, सीरीज में करंट बराबर सेम रहता है, वोल्टेज वो पढ़ के लेते हो, उसका एप्लीकेशन देखो कैसे हम फार्मूला क्वेश्चन जब लगाते हैं न्यूमेरिकल तो यूज कैसे होता है। ध्यान से देखो, हमें पता है ये इन दोनों के सीरीज में बना है, मतलब चाहे फिर इसको ऐसे अलग कर दो, तो जो इसमें करंट जाएगा ये भी इन दोनों में क्या जाएगा, करंट जाएगा। तो 10 एम्पियर इसमें 6 ओम वाले में हो गया, और 10 एम्पियर 12 ओम में जाएगा। तो जो 12 ओम था यही वो 12 ओम है, इसका मतलब इस 12 ओम में 10 एम्पियर करंट जाएगा, लेकिन ये 6 ओम इसमें का हमें अता पता नहीं है। अब देखो, ये 6 ओम किससे बना था, इन दोनों के पैरेलल से बना था। अब ध्यान से, इसका रेजिस्टेंस हमें पता है 10 ओम का, इसका भी हमें रेजिस्टेंस पता 15 ओम। अगर हमें पता चल जाए 10 ओम में वोल्ट कितना जाए, पर्टिकुलर कर 10 ओम में, तो इसका अगर हम वोल्ट पता कर लेंगे, वोल्ट पता कर लेंगे और करंट हम निकाल लेंगे, जब क्योंकि हमें इसका रेजिस्टेंस पता है, केवल हम पता कर ले इसमें वोल्ट कितना है। समझ में आया, तो केवल वोल्ट कितना। अब ध्यान से देखो, हमें पता है, ध्यान से देखो, ये जो 6 ओम रेजिस्टेंस है इन दोनों के किससे बना है, पैरेलल से बना है। ध्यान सुनना, इन दोनों के पैरेलल से बना है। इसका मतलब जो इस 6 ओम में वोल्ट इस समय होगा वही इन दोनों में भी क्या होगा, वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्ट क्या होता है, बराबर होता है, और ये इसी से बना है। तो इसका मतलब वोल्ट कैसे निकालेंगे, तो देखो इसमें कितना फार्मूला मैं बताया था, इसमें कितना फार्मूला, इसमें ये देगा तो वोल्टेज पूछ लेगा, ये दे देगा और रेजिस्टेंस पूछ ले लेगा, ठीक है, और ये देगा रेजिस्टेंस पूछ लेगा, मतलब तीन फार्मूले इसमें। अब ध्यान से देखो, ठीक है, क्वेश्चन देखो, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, अब यहाँ से निकालो, इसमें वोल्ट कितना जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है 10, और इसमें इसका रेजिस्टेंस है 6, तो 10 तक 60। इसका मतलब इस पॉइंट के बीच में कितना वोल्ट है, 60 है। तो जो ये दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब इसमें भी 60 जाएगा। इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना, 60 वोल्ट है। कितना, 60 वोल्ट। तो इसका मतलब इसका वोल्टेज और इसी का रेजिस्टेंस, ध्यान से सुनो, इसका वोल्टेज इसी का रेजिस्टेंस, तो हमें बी मिल गया, आर मिल गया। तो अगर बी मिल गया और आर मिल गया तो ये आई तो पता चल ही जाएगा, समझ में आया। और ये बी उसी के क्रॉस वोल्टेज होना चाहिए। देखो इसी रेजिस्टेंस के क्रॉस ये 60 वोल्ट हमें यहाँ से मिला है, और इसी का रेजिस्टेंस, तो 15 से इसको डिवाइड करोगे, मतलब यहाँ पे मान लो लिख दो 60, ये आ 15 चौके 60। इसका मतलब इसमें करंट कितना जा रहा है, जरा बताओ, इसमें करंट कितना जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है 4 एम्पियर। आई कितना जा रहा है, 4 जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें भी 60 है, तो इसमें करंट कितना जा रहा है, आई इक्वल टू कितना जा रहा है, 6 जा रहा है, ठीक है। ये समझ में आया। हमें 15-12 ओम मिल गया, मतलब ये 15-12 ओम में करंट मिल गया। कितना मिला, 12 ओम में करंट मिला, आई इक्वल टू 10, और इसमें 10 आना भी चाहिए। जितना करंट जाएगा, भले इधर देखो, इधर से करंट जा रहा है कुछ इसमें, जब लास्ट में आएगा ना तो फिर करंट 10 एम्पियर मिलना चाहिए। और इसमें कितना आ रहा था, इसमें आ रहा था 4 एम्पियर। कितना आ रहा था, 4 एम्पियर, आई इक्वल टू 4 एम्पियर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फिर ध्यान सुनो, अब ये 10 ओम में जो करंट 6 एम्पियर में, ये 10 ओम किससे बना था, इन दोनों के सीरीज से बना था। इसका मतलब जो 10 एम्पियर में करंट जाएगा वही करंट इन दोनों में सेम रहेगा। तो अगर सीरीज में जा रहे हैं, तो मैं बताया था सीरीज में जब जा रहे हैं तो करंट को लेके जाएंगे, और जब सीरीज से पैरेलल में जा रहे हैं तो किसको लेके जाएंगे, जब सीरीज से पैरेलल में जा रहे हैं तो वोल्ट को लेके जाएंगे। फिर वहाँ का वोल्ट पता चल जाएगा, वहाँ का रेजिस्टेंस रहेगा, डिवाइड करोगे करंट आ जाएगा। ध्यान सुनना। और ये देखो पैरेलल से सीरीज में जा रहे हैं, जब ये देखो फिर यहाँ पे रहे, यहाँ से बैक टू कहाँ जा रहे हैं, सीरीज में जा रहे हैं। जब सीरीज में जाओ तो करंट लेके जाओ, तो जो इसमें करंट आएगा वही दोनों में करंट आएगा। तो यहाँ आई इक्वल टू 6 एम्पियर होगा, यहाँ पे भी आई इक्वल टू कितना होगा, 6 एम्पियर होगा।
और होना भी चाहिए। इसमें आई इक्वल टू कितना होगा 4 एम्पियर। जब यहाँ से 6 एम्पियर ये आएगा, जब यहाँ से 6 एम्पियर, तो यहाँ से 6 एम्पियर जाएगा और यहाँ से 4 एम्पियर जाएगा और यहाँ से कितना जाएगा 6, तभी तो इसमें मिलके 10 एम्पियर होगा, क्योंकि 12 में कितना जा रहा था 10 एम्पियर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये दोनों हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो इसका मतलब ये 4 हो गया, तो इस 4 ओम में करंट कितना जाएगा 6 एम्पियर जाएगा। कितना जाएगा, आई इक्वल टू 6 है। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया 15 ओम में कितना आ रहा था 4 एम्पियर आ रहा था, ये भी अब हमारा बचा इतना। अब ये देखो ये किससे मिलके बना, इन दोनों, ये जो था इन दोनों के पैरेलल में कर देना था, तो वोल्ट लेके जाएंगे। वोल्ट मतलब इसका रेजिस्टेंस इसी का करंट, तो बी इक्वल टू आई आर कर दो, तो आई का मल्टीप्लाई करो 6 × 6, तो इसमें वोल्ट कितना आ गया 36। ध्यान से सुनो, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना जा रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना जा रहा है, मतलब यहाँ का वोल्ट मिला के कितना 36 है। इसमें भी 36 वोल्ट है और इस 9 ओम के क्रॉस भी कितना है 36 वोल्ट है। समझ में आया, 36 वोल्ट। तो देखो इसका रेजिस्टेंस इसी का वोल्ट, तो बी इक्वल टू आई आर लगाओ, मैं बताया हूँ, बी इक्वल टू आई आर पढ़ ले, तो कहाँ का वोल्टेज, कहाँ का रेजिस्टेंस, कहाँ का रेजिस्टेंस, ये सब तो इसी का वोल्ट है, इसी के क्रॉस इसी का रेजिस्टेंस है। तो जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो इसमें करंट कितना जाएगा, तो उसको उससे डिवाइड करोगे करंट कितना जाएगा 6 जाएगा। देखो यहाँ से 9 चौक कितना हो जाता है 36, तो इसमें जो करंट जाएगा ये 4 एम्पियर जाएगा, और इसमें जब डिवाइड करोगे तो इसमें करंट कितना जाएगा 2 एम्पियर जाएगा, और जाना भी चाहिए। अगर ये इसमें टोटल 6 जा रहा था और ये दोनों पैरेलल से बने, तो इसका मतलब इसमें दोनों का करंट मिला के 6 आना चाहिए, क्योंकि यही दोनों मिलके तो 6 जा रहे थे, तो 4 हो गया, जाहिर सी बात है 2 आएगा। अब इतना हो गया 4। अब बताओ ये किससे मिलके बना है, ये 6 3 ये 9 किससे मिलके बना था, सीरीज से मिलके बना था। तो सीरीज में जब करंट जाएंगे तो 6 एम्पियर होगा, तो यहाँ पर 6, तो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, तो देखो हर में 6 6 में करंट पता चल गया। इसमें कितना जाएगा 18 में कितना आया था 2 एम्पियर, तो बताओ सब में पता चल गया। 4 में कितना आया था, तो इसमें आई इक्वल टू कितना आया था 6 एम्पियर, सबका पता चल गया। बस यही देखना है, यहाँ से यहाँ जब गए तो पता लग, जब बैक गए तो सीरीज में जाएंगे, सिंपल सा। जब बैक जा रहे हो तो देखो, अगर सीरीज में गए तो करंट लेके जाओ, अगर बैक जब जा रहे हो तो पता चला पैरेलल में जा रहे हैं तो उसी का रेजिस्टेंस उसी का करंट ले लो, वोल्ट ले लो, और जब वोल्ट पता चला जाएगा रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो पता चल जाएगा। समझ में, एक क्वेश्चन देख लो कैसे निकाला जाता है। ठीक, बस समझ में आया, ये पूरा अच्छे से लिख लो। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। ठीक है, इसको मैं सेव करके रख लिया हूँ, इसका PDF में मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम एक ही क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, बता देते हैं। ठीक है, तो आओ जरा, ये हम पढ़ लिए थे, अब इसको देखो। अब देखो सिंपल, फाइंड द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। 2 ओम रेजिस्टेंस कहाँ, यहाँ पर है, तो पहले इसको स्टेप वाइज सॉल्व करो, पूरा स्टेप वाइज। पहले इन दोनों को जोड़ो, सीरीज में हो जाएगा, फिर ये आपस में पैरेलल में हो जाएगा, फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, फिर ये आपस में पैरेलल में हो जाएगा। ऐसे 4-5 बार का स्टेप बनेगा, फिर बैक टू बैक आओ, तुम्हें 2 ओम का ऑटोमेटिक करंट पता चलेगा। 2 ओम क्या, जितना रेजिस्टेंस लिखा सबका बता दोगे। ठीक है, जितना रेजिस्टेंस लिखा सबका बता दोगे, बस ट्राई करना। नहीं आएगा तो हमको मैसेज करना, चाहे स्कूल पे चले जाना, चाहे यहाँ, बस ये बॉयज़ के लिए केवल ऑफर है। ठीक है, ध्यान सुनो, क्योंकि भाई आप सब मानो। अब देखो बीट स्टोन ब्रिज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अभी जितना मैं कॉन्सेप्ट बताऊँ उस पर एक एक क्वेश्चन इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि जब आगे क्वेश्चन आएगा तो हम उस पर लगाएंगे। बस आप लोग एक बात याद रखना, जब लिखेगा फॉर ए गिवन पावर, फॉर ए गिवन वोल्टेज, फॉर ए गिवन करंट, तो जब गिवन कह दिया, ठीक है, तो इसका मतलब वो चीज़ कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट हटाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा। बस इतना याद रखना है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो ये बीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। बीट मतलब गेहूँ, स्टोन मतलब पत्थर। ठीक है, तो गेहूँ पत्थर, ये ऐसा कुछ नहीं, गेहूँ पत्थर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बीट स्टोन ब्रिज, बीट स्टोन ब्रिज क्या होता है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बीट स्टोन ब्रिज होने के लिए क्या क्या जरूरी है, मतलब वो उतना जरूरी है। सबसे पहले ऐसे देखो, ऐसे कुछ रेजिस्टेंस बना होगा, ऐसे सर्किट बना होगा। ठीक है, ऐसे आपके पास सर्किट बना होगा, ऐसे करके सर्किट हो गया। तो ध्यान से देखो, इसमें 2 डायगोनल होते हैं। ऐसे अगर ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, 2 डायगोनल, एक इधर का डायगोनल होता है, क्या होता है, इधर का डायगोनल होता है। तो बीट स्टोन ब्रिज होने के लिए इतना कंडीशन फॉलो होना चाहिए। ये नहीं कि एक फॉलो हो गया तो बीट स्टोन ब्रिज नहीं है, सब फॉलो होना चाहिए, एक साथ फॉलो होना चाहिए। सबसे पहले वो कुछ इस फॉर्म में दिखना चाहिए, हमेशा तो दिखेगा नहीं। और दूसरा जो डायगोनल है, मान लो इसको पहला डायगोनल मान लो, मतलब बीच से तो नहीं जाता, पहले डायगोनल से अगर बैटरी कनेक्ट है
तो यहाँ से दूसरा वायर ऐसे नहीं अटैच होना चाहिए, ठीक है, वो यहाँ से कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ से कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ से, अगर बी टू स्टोन ब्रिज वो हो रहा है तो, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट हो जाए। और देखो जो मान लो यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है, और यहाँ पे क्या है R4 है। ये हो गया पहला। तो ऐसा होना चाहिए कि ऐसे ऐसे इस फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ से एक वायर गया हो चल जाएगा, लेकिन जहाँ से बैटरी कनेक्ट हो, जैसे देखो यहाँ से ऐसे है, ऐसे ऐसे है, तो यहाँ से वायर जा रहे और यहीं से बैटरी कनेक्ट हो, तो बीट स्टोन ब्रिज कभी नहीं हो सकता, समझ में आया, कभी भी नहीं हो सकता। अगर ऐसे वायर गया, ध्यान से देख लो, ऐसे वायर गया तो इसका मतलब बैटरी को फिर यहाँ से कनेक्ट होना पड़ेगा, और अगर ऐसे वायर गया है, ऐसे वायर गया तो बैटरी को इस डायगोनल से कनेक्ट होना पड़ेगा, समझ में आया, इस डायगोनल से कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर वायर यहाँ से गया है बीच से, तो बैटरी को इस डायगोनल से कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर वायर यहाँ से गया तो यहाँ से, कभी भी ऐसे नहीं होगा, मतलब कि यहीं से वायर जाए, यहीं से बैटरी कनेक्ट कर दो, या यहाँ से वायर जाए, यहीं से बैटरी कनेक्ट हो, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ध्यान से, पहला कंडीशन ये कि वायर कहाँ से जा रहा है, बैटरी, और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि R1 इंटू R3 का मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ जो रेजिस्टेंस दिया होगा, यहाँ जो रेजिस्टेंस दिया होगा उसका बराबर होना चाहिए R2 इंटू R4 का, समझ में आया, R2 इंटू R4 का ये बराबर होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, बीट स्टोन ब्रिज होगा। ध्यान सुनो, देखो जैसे यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, पहला कंडीशन हो गया। और देखो ये कहाँ जुड़ा है, ऐसे है, यहाँ से जो ये रेजिस्टेंस जुड़ा है उसके अलग से क्या जुड़ा है, ऐसे जुड़ा, तो बीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा। मतलब ये यहाँ से जुड़ा हो, ये यहाँ से जुड़ा हो, पहला कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर आ गया तो कहेंगे वो बीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है। अब बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज होने से होता क्या है, ध्यान से देखो, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज जब जो हो जाता है तो जो पांचवा रेजिस्टेंस आता है, जब यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, करंट वहाँ से फ्लो हो रहा है, स्मॉल अमाउंट को, करंट को मेजर करना होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को। तो जो पांचवा रेजिस्टेंस होता है इसमें कोई करंट नहीं जाता जब बीट, तो इसका मतलब इसको यहाँ से इसे गायब कर सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं होता रेजिस्टेंस का, मतलब सिंपल वो फिर ऐसे बन जाता है, देखो वो गायब हो जाता है। अगर इसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के बराबर हो गया, देखो बैटरी और जो यहाँ पे से रेजिस्टेंस आएगा, तो बैटरी यहाँ से कनेक्ट है, इसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के बराबर हो गया, इसका आपस में इसके बराबर हो गया, बैटरी यहाँ से, तो जो बीच में रेजिस्टेंस बना रहेगा इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि अगर मान लो ये बीट स्टोन ब्रिज है तो बताओ इस रेजिस्टेंस में करंट कितना जाएगा, तो जो इस रेजिस्टेंस में करंट कुछ नहीं जाएगा, तो जहाँ से करंट नहीं जाता उसको मान लेते हैं वहाँ पे कोई सर्किट ही नहीं है, समझ में आया, वहाँ पे कोई सर्किट ही नहीं, जब करंट ही नहीं जाएगा तो सर्किट क्या है, तो देखो यहाँ पे सब लिखा है, देखो इन दिस सर्किट, जब ऐसे ऐसे हो जाता है तो BC/BD हो जाता है, ठीक है, इन द करंट R50, दिस इज कॉल्ड बैलेंस पॉइंट कंडीशन एंड नल पॉइंट, द नल पॉइंट नॉट अफेक्टेड बाय रेजिस्टेंस R5, करा रेजिस्टेंस नॉट अफेक्टेड बाय 5, E एंड R, जो E एंड R है, इट इज नॉट अफेक्टेड इवन इफ द पोजिशन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इंटरचेंज, कह रहा है जो ये E है, ये R है, ये कहीं भी चेंज कर दो गैल्वेनोमीटर का पोजीशन, कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा कहीं भी, क्योंकि इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा, जो इसमें कोई करंट हो, बस इधर से इधर, इधर से इधर करंट जाएगा, फिर इसमें आएगा, जितना करंट इसमें जाएगा हमेशा ये रहेगा, ठीक है, जी और यू। हाँ, और देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, चाहे जी और ई के पोजीशन को चेंज कर दो, कह रहा है यहाँ पर ई कर दो, सॉरी यहाँ पर जी कर दो और यहाँ पर ई कर दो, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जहाँ जी था यहाँ पर बैटरी लगा दो और यहाँ पर क्या लगा दो, जी लगा दो गैल्वेनोमीटर, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा का था वैसा वो रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन, ठीक है, अब ये मैं क्या लिखा हूँ इसको देखो, ध्यान से नीचे वही चीज़ लिखा हूँ जो बताया, एक डायगोनल बैटरी से जुड़ा होना चाहिए, दूसरा डायगोनल पांचवा रेजिस्टेंस से, हमेशा आसानी से इसी तरह नहीं दिखेगा, बीट स्टोन ब्रिज हमेशा आसानी से ऐसे तुम्हें नहीं दिखाएगा, हमेशा तुम्हें ऐसे नहीं दिखेगा, उसको देखने के लिए तुम्हें हमारा ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा, वही जब तक वायर रहेगा तब तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो, क्या होता है, जीरो। यहाँ से देखो ये दिख रहा है तुम्हें, नहीं, देखो ये कैसे पैरेलल सीरीज में कुछ अता पता नहीं चल रहा है, तो सिंपल ड्रॉ करो, जैसे जैसे देखो ये ए लिख दो, यहाँ पर बी लिख दो, जिसके बीच पूछा उसको कहाँ रखो, दूर दूर, अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल ए है, यहाँ पर भी पोटेंशियल ए होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल ए होगा, ये बी है, यहाँ पे भी जब तक वायर, अब इस बीच के पोटेंशियल को यहाँ पे क्रॉस करोगे तो सी मान लो, ये उसको भी क्रॉस करोगे इधर से तो इसको डी मान लो। अब किसके बीच पूछा है, ए और बी के बीच, किसके बीच पूछा है, ए और बी के बीच, तो जिसके बीच पूछता है उसको कहाँ रखते हैं, दूर दूर, कहाँ रखते हैं, दूर दूर। तो ध्यान से देखो अब इसी को दूर दूर रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है।
ए और बी के बीच पूछा है तो जिसके बीच पूछता है उसको कहाँ रखते हैं, दूर दूर। तो चलो सॉल्व करो, पहले ए को लिख लो यहाँ पर, फिर बी को लिख लो यहाँ पर, फिर यहाँ पे सी को लिख लो, फिर यहाँ पे डी को लिख लो। तो ये ए था, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये सी हो गया, ये डी हो गया, बी हो गया, बी हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब देखो ए और सी के बीच कितना ओम है, ऐसे लिखो, दूर दूर ए और सी के बीच में कितना ओम है, 10 ओम, ठीक है। सी और बी के बीच में कितना ओम है, सी और बी के बीच में कितना ओम है, 6 ओम। और डी और बी के बीच में कितना है, 3 ओम है, ध्यान से देखो। और ए और डी के बीच में कितना ओम है, ए और डी के बीच में 5 ओम है, ठीक है, 5 ओम है। और सी और डी के बीच में कितना ओम है, 20 ओम है, कितना ओम है, 20 ओम। और जिसके बीच पूछता है, देखो इसी को बोलते हैं रीड्रॉ करना, पहला कॉन्सेप्ट। अगर ना दिखे यहाँ पे, नहीं दिख रहा ना सीरीज में, तो रीड्रॉ करेंगे। और रीड्रॉ करने के बाद इसको पहले बैटरी से जोड़ेंगे जिसके बीच पूछा। ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनेंगे, मैं बोल दिया कि जिसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है जिस पॉइंट के बीच में, उसको बैटरी से हमेशा जोड़ना पड़ेगा। मान लो नहीं जोड़े तुम, अभी तुम्हें लगेगा नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, मान लो नहीं जुड़े और ये ऐसा बना है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा बना है ना, ऐसा करके देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस, देखो मैं ऐसे करके रेजिस्टेंस बनाऊंगा, ठीक है, पॉइंट करके। मान लो यहाँ का रेजिस्टेंस 6 है, यहाँ का 20 है, यहाँ का 3 है, ये 10 है, ये क्या 5 है। तो मैं बैटरी ऐसे जोड़ दूँ, तो मैं बैटरी ऐसे जोड़ दिया तो ये बीच स्टोन ब्रिज ही नहीं बनेगा। तो जिसके बीच पूछा उसके बीच जोड़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा हो क्या रहा है, समझ में आया। नहीं तो ऐसे नहीं जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा तुम्हारा, बैटरी जोड़ना है, ठीक। ये हो गया इतना। अब देखो सबसे पहले कंडीशन फॉलो, ये इधर से डायगोनल से अटैच है, पहला कंडीशन फॉलो हो गया। 10 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना, 10 3 का मल्टीप्लाई करोगे 30 आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करोगे 5 का 6 का कितना आ जाएगा, 30 का। इसका मतलब पहला कंडीशन फॉलो किया और दूसरा कंडीशन भी फॉलो किया तो बीट स्टोन ब्रिज हो गया। और इसके बीच आर इक्विवेलेंट पूछा, तो जब बीट स्टोन ब्रिज होता है तो ये बीच वाला क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस गायब हो जाता है। क्या होता है, गायब हो जाता है। इसका मतलब ये किस में होंगे, पैरेलल में। ये किस में हो गए, ये दोनों आपस में किस में हो गए, पैरेलल में। तो ये अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ये 10 ओम रेजिस्टेंस इन दोनों के पैरेलल है, नहीं। ये 6 ओम इन दोनों के रेजिस्टेंस के पैरेलल है, नहीं। क्या 10 और 6 आपस में मिलके इन दोनों के पैरेलल हैं, हाँ, इन दोनों के पैरेलल है। फिर इसको सॉल्व करो, तो इन दोनों को जब सीरीज में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे से जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 ओम हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ोगे नीचे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ोगे 5 3 8 हो जाएगा, 16 हो गया, ये 8 हो गया। फिर बैटरी जोड़ दोगे, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, 16 8 का निकालोगे तो दो रेजिस्टेंस के लिए क्या बताया था मैट्रिक्स, दोनों को गुणा करो और दोनों को ऐड कर दो, तो इतना हो जाएगा 16 गुणे 8 बटा क्या हो जाएगा 24। तो 8 3 24, इसका आएगा 16/3। कितना आ गया, 16/3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। समझ में आया। बस रीड्रॉ करेंगे, इसी को बोलते हैं रीड्रॉ करना। देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा था इस फॉर्मेट में, रीड्रॉ करेंगे, पहला रीड्रॉ किए, देखो ध्यान से, नहीं पहले रीड्रॉ नहीं करते हैं, पहले क्या करते हैं, अलग अलग पोटेंशियल, डिफरेंट पोटेंशियल। अगर रीड्रॉ करने की जरूरत पड़ी तो रीड्रॉ करेंगे। और डिफरेंट पोटेंशियल क्यों देखते हैं, डिफरेंट पोटेंशियल। अगर हमें नॉर्मली सीरीज पैरेलल में दिख गया तो डिफरेंट पोटेंशियल नहीं ढूंढते, अगर नहीं दिखा तो करेंगे। फिर सिस्टम को रीड्रॉ करेंगे, फिर स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे और सिस्टम को बैटरी भी जोड़ेंगे। चारों बात याद रखना, यही कॉन्सेप्ट है लगाने का, ठीक है, नहीं गुमराह हो जाओगे। तो ध्यान से, ठीक। अब उसका कितना 16/3 आया था, तो 16/3 आ गया, देखो वहाँ पे बना दिया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है नो करंट फ्लो फाइंड द रेजिस्टेंस एक्स। यहाँ सुनो क्वेश्चन क्या पूछता है, मैं इसी में क्वेश्चन आपको अभी दे दे रहा हूँ। देखो यहाँ से, इस क्वेश्चन पे नो करंट फ्लो कह रहा है, अगर आपके पास ऐसा सर्किट हो, ध्यान से देखो, ध्यान से बताना, अगर आपके पास ऐसा कुछ बना हो, फिर ऐसा कुछ बना हो, ऐसा कुछ, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया हो। गैल्वेनोमीटर जो करंट को मेजर करता है, किसको मेजर करता है, करंट को, ठीक है। तो मान लो यहाँ मैं लिख दूँ, देखो ध्यान से क्या लिख दूँ, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं लिख दूँ 10, यहाँ पे 3 लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ 5, ठीक है, कितना लिख दूँ 5, ठीक। और मैं लिख दूँ यहाँ पे 12 ओम रेजिस्टेंस, कितना लिख दूँ 12 ओम रेजिस्टेंस। तो देखो ध्यान से, पहले बताओ बीट स्टोन ब्रिज ये है, दोनों कंडीशन फॉलो, ये इस डायगोनल से बैटरी इस डायगोनल, पहला कंडीशन फॉलो, 10 3 30 हो जाएगा, 12 5 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, बीट स्टोन ब्रिज नहीं है। तो क्या कहता है कि इस गैल्वेनोमीटर में नो करंट फ्लो, मैं छोटा छोटा लिखा हूँ लेकिन समझ, कह रहा है कोई करंट फ्लो ना हो तो फाइंड द रेजिस्टेंस एक्स। अब फाइंड द रेजिस्टेंस एक्स क्या कह रहा है, इसी जो 12 ओम है, इसी 12 ओम के पैरेलल में एक ऐसे रेजिस्टेंस संट कर दिया जाए, संटेड बोलते हैं, संटेड का मतलब होता है जोड़ना,
एक फिजिक्स का लैंग्वेज है, कहता है 12 ओम के पैरेलल कितना रेजिस्टेंस शंटेड किया जाए कि ये इसमें कोई करंट फ्लो ना करे। तो कह रहा है जब 12 ओम की कितना रेजिस्टेंस को, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई और इसके दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। इसका मतलब ये 10 छक 30 हो रहा है, तो यहाँ पर जब 5 का मल्टीप्लाई करो यहाँ पर तो कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो कितना ऐड करोगे, 30। तो इसका मतलब यहाँ पे 12 ऐड करोगे तो ये 12 12 आपस में पैरेलल है, तो 12/2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 6 पंचे 30 तो हो जाएगा। वही पूछा, नो करंट, कोई करंट फ्लो ना हो, तो ये रेजिस्टेंस जो था इस x की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे 12 रखोगे। वही पूछता फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ x कि यहाँ पर कोई करंट फ्लो ना हो, उसके पैरेलल कितना। ठीक है, अब देखो, अच्छा ये बताओ जरा, इस ये क्वेश्चन है तो तुमसे पूछ लेगा इस रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो लिखा व्हाट द करंट ड्रॉन बाई इन रेजिस्टेंस 5। रेजिस्टेंस अगर मान लो 5वां है, कुछ गुमराह करता है, अगर वो बीट स्टोन ब्रिज बना तो 5वां रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं, वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, और फिर फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करता पूछता, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका पूछा था जितना आया था। अब एक क्वेश्चन और पूछता, कहता है व्हिच सर्किट इज बीट स्टोन ब्रिज। ध्यान से देखो, कहता है व्हिच सर्किट इज बीट स्टोन ब्रिज। तो जरा इसमें देखो, मैं तो बता ही दिया हूँ पहले से, लेकिन आप खुद देखो इसमें से कौन सा सर्किट बीट स्टोन ब्रिज है। पहला है, हाँ 10, देखो पहला है, देखो ये इस डायगोनल से, ये इस डायगोनल से नहीं, 5 या 15, 10 दूना 20 बराबर नहीं हो रहा है। दूसरा चेक करो, ये भी इस, देखो ये तो इसी डायगोनल से बैटरी है, तो गलत हो गया। अगर दूसरा चेक करोगे तो देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे 40 आ जाएगा, इसका भी मल्टीप्लाई करोगे 40 आ जाएगा। तो क्या कहते हैं, बीट स्टोन ब्रिज है? नहीं, अरे दोनों एक साथ फॉल होना चाहिए। देखो इसी डायगोनल से बैटरी भी जुड़ा है, तो इस वजह से गलत हो गया। इसको देखो, अलग अलग डायगोनल से बैटरी है और 10 या 30, 6 पंचे 30 है। इसको भी देखो, इस डायगोनल से बैटरी, तो इस डायगोनल से रेजिस्टेंस है, तो 6 छके 36, 9 चौक 36। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। ये भी क्या है, ये बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब तुम इसको चेक कर लेना। ठीक है, अब पूछ रहा है कि करंट कितना जाएगा, बताओ जरा इसमें करंट कितना जाएगा। इसमें आई कितना जाएगा, तो आई क्या जाएगा, 0। आई क्या जाएगा, 0। गैलोमीटर में आई 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया। ये बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज बहुत पूछता है। देखो ध्यान से, यहाँ सब मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन है। और फाइंड द रेजिस्टेंस दैट शुड बी सेंटेड, बताया ना, दैट शुड बी सेंटेड अक्रॉस 18 ओम। अब जरा फटाक से बताओ, सो दैट सर्किट बिकम्स बैलेंस बीट स्टोन। मतलब देखो 9 चौक 36 हो रहा है, तो 36 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे 36 नहीं आएगा, तो बताओ यहाँ पे कितना जोड़ दें कि 36 आए। अब ध्यान सुनो, अगर 6 का मल्टीप्लाई करोगे 36 में तो 6 होना चाहिए। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो पैरेलल में जोड़ेंगे, सीरीज में नहीं जोड़ेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछता है, पैरेलल में जोड़ोगे कि सीरीज में जोड़ोगे। तो 18, ये जो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 18 में तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसका मतलब हमें 18 ओम से कम रेजिस्टेंस चाहिए। तो एक बात याद कर लो, जब पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो पैरेलल में मान लो ढेर सारे रेजिस्टेंस है, जो उसमें सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है ना पूरे पैरेलल में, जब आर इक्विवेलेंट आता है जो सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा आता है। और सीरीज में अगर ढेर सारे रेजिस्टेंस लेके मान लो एक जितना भी ओम का लगा है, तो जब उसका इक्विवेलेंट आता है उन सीरीज में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहा होगा ना, उससे भी बड़ा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अगर तुम्हें रेजिस्टेंस कम करना है तो पैरेलल में जोड़ोगे, अगर रेजिस्टेंस तुम्हें इक्विवेलेंट बढ़ाना है तो सीरीज में जोड़ोगे। हमें यहाँ तो 6 है, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 36 होगा, क्योंकि 9 चौक 36 का मतलब इसके हम पैरेलल में कितना जोड़ेंगे, 9 ओम जोड़ेंगे। 9 18 का याद कर लो, सीधे याद कर लो, 9 और 18 ओम अगर ये पैरेलल में है, किसमें पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट 6 आता है, तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब कितना जोड़ेंगे, इसके पैरेलल में 6 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ लेंगे, तो ये बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज हो जाए, बिकम्स बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज। अब देखो ध्यान से, फाइंड इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। अब ए एंड बी के फाइंड करना है ना। अब तुम्हें लग रहा होगा टफ क्वेश्चन है, अरे मुन्ना कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, जरा आगे देखो। ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है और बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है। इसको सॉल्व करने के बाद हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। बस तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर देखो अब तुम्हें यहाँ पैरेलल सीरीज ना दिखाई दे ना, कुछ नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। वही रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है। अगर रेजिस्टेंस नहीं तो करंट अपोज नहीं, करंट अपोज नहीं तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं। जितना पोटेंशियल रहेगा अभी उतना पोटेंशियल हमेशा तब भी रहेगा। ठीक है, और देखो जरा यहाँ देखो, ए और बी के बीच में पूछा है तो सबसे पहले डिफरेंट पोटेंशियल निकालते हैं। अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी वायर है, बी होगा, यहाँ पे भी बी होगा, यहाँ पर भी बी होगा, यहाँ पर भी बी होगा, यहाँ पर भी बी। ठीक है, ये भी बी होगा, यहाँ पर भी बी होगा। यहाँ पर जैसे कूदोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी सी होगा, यहाँ पर भी सी होगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी। अब बताओ कितना अलग अलग पोटेंशियल आया।
हम पहला कर लिए। पहला क्या करना था, डिफरेंट पोटेंशियल निकालना, कब, जब हमें ना दिखे सीरीज में पर। दूसरा क्या करेंगे, रीड्रॉ करेंगे। जब रीड्रॉ करेंगे तीसरी बार क्या करेंगे, बैटरी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, बैटरी जोड़ेंगे। फिर चौथी बार में क्या करेंगे, स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो हमने पहला कर लिया, अब इसको रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ करेंगे और कैसे करेंगे, टर्मिनल इंड को क्या रखेंगे, रीड्रॉ करेंगे, टर्मिनल इंड को दूर दूर रखेंगे। किसके बीच पूछा, ए और बी के बीच। सबसे पहले ए बी को दूर रख दो, और एक पॉइंट हमारा सी है तो सी को क्या करो, बीच में रख दो। तो यहाँ से इनको यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, यहाँ पर सी करते हैं। ए और सी के बीच में कितना ओम है, ए और सी के बीच में कितना ओम है, यहाँ से देखो ए, बस तुम लिखते जाओ जिसके जिसके बीच रजिस्टेंस, ए और सी के बीच में 10 ओम रजिस्टेंस है। फिर बताओ जरा, यहाँ ए और के बीच में कितना ओम रजिस्टेंस है, और सी और बी के बीच में कितना रजिस्टेंस है। तुम्हें कभी पता चला था ये भी सी और बी के बीच में, ये भी सी और बी के बीच में रजिस्टेंस है। ध्यान से देखो, सी और बी के बीच में कितना रजिस्टेंस है, सी और बी के बीच में 2 रजिस्टेंस है। ठीक है, कितना रजिस्टेंस है, 2 रजिस्टेंस। तो ये हो गया सी और बी के बीच में 3 ओम रजिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, 8 ओम रजिस्टेंस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ए और बी के बीच में कितना रजिस्टेंस है, तो ए और बी के बीच में कितना रजिस्टेंस है, 5 ओम। अभी कंप्लीट नहीं है, इसके क्रॉस बैटरी जोड़ो मुन्ना, इसके क्रॉस बैटरी जोड़ो। ठीक है, अब तुम्हें लगेगा ये देखो, ये बी और बी के बीच में रजिस्टेंस, तो बी और बी के बीच में रजिस्टेंस नहीं बनाया सकता, तो ये रजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, ये केवल वायर है। तो इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करो, 10 और 10 का क्या होगा, स्टेप वाइज एक एक करके। ये जो ए है, जो सी है, जब इसको सॉल्व करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 5 आएगा। इसको बहुत स्पीड करके आप देख लेना, क्योंकि मैं, और इसका करोगे कितना आएगा। हाँ देखो भाई, जो भी आए अब आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पे बी होगा, जब इसको करोगे, देखो इसका करोगे तो 24 आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 8 3 11 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। अब ये दोनों किस में है, फिर सीरीज में है। फिर इनको सीरीज में जब सॉल्व करोगे तो ऐसे होगा वो इन दोनों का, और नीचे जो अभी ये 5 ओम बचा था, और इसको जो सॉल्व करोगे, जो भी मान लो एक्स रेजिस्टेंस है, फिर ये दोनों पैरेलल में सॉल्व करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब आएगा कितना, आंसर मैं लिखा हूँ 4 ओम। कितना लिखा हूँ, 4 ओम। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तुम लोगों को लग रहा होगा नहीं हम एक ही क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में सब कुछ बता देते हैं। समझ में आया, आगे देखते हैं। देखो ध्यान से, हाँ मैं कहा था बीट स्टोन इतना आसानी से दिखेगा नहीं। क्या होगा, दिखेगा नहीं, उसको हमें रीड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रीड्रॉ होगा। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, ये लग रहा है बीट स्टोन, लीजिए लग रहा है। इस पॉइंट को ऐसे पकड़ो, जो यहाँ पे पॉइंट नहीं, ये पॉइंट, इस पॉइंट को ऐसे पकड़ के ऐसे पीछे कर दो, तो पता चलेगा ये दोनों ऐसे पीछे आ जाएगा, ये ऐसे पीछे, तो तुम्हें बीट स्टोन ब्रिज दिख जाएगा। लेकिन हम अपने से बनाएंगे। देखो ए और बी है, ये ए और बी को दूर दूर रखो, उसके पीछे पूछा है। अब अलग अलग पोटेंशियल निकालो। जैसे यहाँ से जाओगे रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो ये मान लो सी हो गया, यहाँ पर आओगे तो पोटेंशियल डी हो गया। बस एक पोटेंशियल यहाँ आया डिफरेंट, एक यहाँ आया, यहाँ का ए है, यहाँ का बी है, तो यहाँ का भी क्या होगा, बी होगा। ये वायर है, यहाँ तक वायर है तो ए होगा। तो 4 मिला पोटेंशियल, तो यहाँ पे सी लिखो, यहाँ पे डी लिखो। अभी देखो ऑटोमेटिक बन जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। अब ढूंढो ए और सी के बीच में कितना है, ए और सी के बीच में कितना है, आर है। ए और डी के बीच में कितना है, फटाक से बताओ, ए और डी के बीच में कितना है, ए और डी के बीच में कितना है, ए और डी के बीच में भी रेजिस्टेंस आर है। सी और डी के भी बीच में रेजिस्टेंस आर है, इसको देखो। और फिर सी और बी के भी बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, और डी और बी के भी बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है। और किसके किसके बीच बैटरी जोड़ा था, ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में बैटरी जोड़े। अब देखो ध्यान से, ये डायगोनल इधर है, ये डायगोनल इधर है, आर आर का स्क्वायर करोगे आर हो जाएगा, ये आर आर का स्क्वायर आर हो, बीट स्टोन ब्रिज हो गया। इसका मतलब ये खत्म हो गया, ये बीच वाले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आर ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में। अब फिर इसको सॉल्व करो स्टेप, ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में। और सीरीज में 2R आएगा, नीचे वाले का इसका भी क्या आएगा, सीरीज में हो गए तो इसका क्या है, 2R आएगा। कितना हो गया, 2R। और यहाँ पर ए था हमारा, यहाँ पर क्या था, बी। फिर इन दोनों को जोड़ो, फिर 2R कितना हो जाएंगे, दोनों सेम है। 2R का R हो जाएगा। नेट कितना, यहाँ पे बैटरी है तो R आ गया, R आ गया। अब वो देखो कैसे सॉल्व किया था, अब ध्यान से देखना पड़ेगा। हम बता भी दिए, सिस्टम से बता दिए, समझ में आया। अब जिसको ना समझ में आए कोई बात नहीं, हम फिर से उसको बताएंगे, लेकिन उसको पढ़ने के लिए अगले साल मई जून के क्रैश कोर्स में हमारे पास आना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास और किसी के पास नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या लिखा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये केवल फार्मूला पता होना चाहिए, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, जहाँ देखो
रेजिस्टेंस को सॉल्व करने में सर्किट कभी कभी सॉल्व नहीं दिखता था, कैसे क्या करें, तो कॉन्सेप्ट इसमें केवल फार्मूला, आपको फार्मूला याद होना चाहिए और कॉन्सेप्ट जो जो हम वो आगे बताएंगे। क्या होता है फार्मूला, ध्यान से सुनो, इसको ये देखो, ये होता है एच, इस जो ये लिखा है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसको बोलते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग। जूल लॉ ऑफ हीटिंग याद करना, जूल लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखे, देखो यहाँ से तो तीन फार्मूला याद करना, लेकिन इसी को जूल लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। तीन फार्मूला क्या होता है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, एच इक्वल टू बी आई टी होता है, एच इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी होता है, समझ में आया। अब देखो ध्यान से, यही जो फार्मूला है, जब पावर निकालोगे तो पावर इक्वल टू होता है एनर्जी, ये हीट यानी कि एनर्जी है, टाइम से डिवाइड करोगे, इसका मतलब जहाँ ये हीट रखोगे तो इसमें टाइम है, तो टाइम टाइम क्या होगा, कट जाएगा। तो पावर में केवल आई स्क्वायर आर हो जाता, टी नहीं लगेगा, इसमें भी टाइम कट जाएगा तो बी आई होगा, इसमें भी टाइम कट जाएगा, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई आर, बस ये आया एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर बी आई टी बी स्क्वायर बाई आर टी, ठीक है। अब ये कैसे आता है मैं फार्मूला बता दूँ, अगर आपको एक याद है, मान लो आई स्क्वायर आर टी याद है, तो देखो बी इक्वल टू होता है आई आर होता है, तो एक बार आर को हटा दो, आर को हटाओगे तो क्या रखोगे, बी बाई आई रखोगे, तो आर को हटाओ बी बाई आई रखो, तो आई स्क्वायर रखोगे और बी बाई आई रखोगे, तो आई से आई एक कट जाएगा और यहाँ पे टी ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा बी आई टी, तो क्या हो जाएगा बी आई टी, तो देखो यहाँ पे बी आई टी लिखा है। अब यहाँ से एक बार आर को हटाए थे, एक बार आई को हटा दो, तो आई इक्वल टू क्या होगा, बी बाई आर होगा, तो जहाँ पे आई लिखा वहाँ पे बी बाई आर लिख दो, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर है और यहाँ पे क्या है टी है, तो यार से आर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, तो यहाँ पे बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी लिखा। बस आपको ये दो फार्मूला याद रखना है, सारी जिम्मेदारी क्वेश्चन कैसे बनेगा कैसे होगा मेरे ऊपर छोड़ दो, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, ठीक, क्या करते हैं आगे देखते हैं। ये सब यूनिट याद कर लेना भाई, यही सब तो रटे रहते हो तुम सब, ठीक है, और लड़कियां तो महान, बस रटा होता है, ठीक है, तो बस यही सब याद कियो। अब आओ आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है, देखो यहाँ से इसको देखते हैं, सेम वही देखो, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है मैं बताया था, अगर वो फार्मूला था एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसका मतलब एच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो ये लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट गिवन रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, करंट रेजिस्टेंस और स्क्वायर, अरे करंट इसके स्क्वायर और इसमें रेजिस्टेंस है, करंट नहीं है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ करंट रेजिस्टेंस और टाइम, ठीक, ओके, ज़्यादा बताने की जो अभी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे होता है, ये सब पढ़ लेना, ठीक है, टंगस्टन का ये इतने इतने डिग्री पे ये मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक, ये सब बस याद करने वाले पढ़ोगे, ठीक है। हाँ ये लाइन पढ़ना, ये क्वेश्चन पूछता है, ये लाइन पढ़ना, ये लाइन याद करना, ठीक है, कितना कितना एम्पियर कैसे दिया जाता है, ठीक। आओ आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन आने वाला है हमारा अभी थोड़ा सा और, ठीक है, ये सब क्वेश्चन दिया ये सब हो जाएगा, बताया था टी केवल गायब कर दोगे तो बी आई टी होता है, बी स्क्वायर बाई आर टी था, आई स्क्वायर आर टी था, टी गायब कर दोगे तो फार्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक पावर का 36 जूल, ये क्वेश्चन लगाओगे। अब ध्यान से देखो एक क्वेश्चन पूछता है ये तगड़ा, वाई लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन, आप देखोगे जो हमारे गांव में तो ऐसे खंबे पर लाइट जाती है इलेक्ट्रिक करंट, आप थोड़ा दूर जब गांव से जाते हो तो टावर की तरह बना रहता है, ठीक है, उस पर मतलब टेलीटर, तो जब कहता है वाई लॉन्ग डिस्टेंस, जो बहुत बहुत दूर से आता है, पावर ट्रांसमिशन इज डन एट हाई वोल्टेज, क्या कहता है बहुत हाई वोल्टेज पे रहता है और लो करंट पे रहता है, लो करंट देखो ध्यान से, जब लो करंट पे रहेगा तो आई स्क्वायर आर टी होता है, ध्यान से देखो दुनिया में जितनी चीज़ हैं वो एनर्जी के फॉर्म में होते हैं, बस वो एनर्जी एक दूसरे जैसे करो, जैसे जहाँ से वो लाइट बन के आती है हमारे घरों पे करंट है, ठीक है, तो वहाँ पे वो एनर्जी से चलता है, एनर्जी के फॉर्म में, मान लो बीच में पूरी एनर्जी खत्म हो गई, भले वो इलेक्ट्रिक एनर्जी मान लो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर खत्म हो गया तो हमारे घर तो पहुँच नहीं पाएगा। अब यहाँ से अगर करंट तुम 10 करोगे, मान लो 10 है तो 10 का स्क्वायर पता लगेगा 100 हो जाएगा, और रेजिस्टेंस भी कुछ रहेगा और टाइम भी कुछ लेगा, तो हीट तुम्हारा जो होगा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो जब वायर में आएगा तो जब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस क्यों होगा, क्योंकि करंट ज़्यादा रहेगा, और करंट ज़्यादा रहेगा तो उसका स्क्वायर का और टाइम से बढ़ जाएगा, और तो हीट ज़्यादा लॉस होगा, इसीलिए लो करंट पे करते हैं, क्या करते हैं लो करंट पे करते हैं, समझ में आया, क्या करते हैं लो करंट पे करते हैं, क्योंकि यही है जूल लॉ ऑफ हीटिंग, जब लो करंट करेंगे तो करंट कम रहेगा तो हीट कम प्रोड्यूस होगा, हीट कम प्रोड्यूस तो एनर्जी का हमारा क्या होगा, लॉस कम होगा, अकॉर्डिंग टू जूल लॉ ऑफ हीटिंग, ऐसे से पढ़ लो, ठीक है, ये सब फालतू की बातें हैं लेकिन सब काम लायक हैं, ये भी याद रखना, ठीक है।
अब आगे आते हैं, ठीक है, जिनको जिनको मॉड्यूल दिया हूँ उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देख लो, यहीं पर सारा कॉन्सेप्ट आ गया। देखो H इक्वल टू आई आर स्क्वायर एप्लीकेबल बोर्ड डीसी एंड एसी करंट दैट्स वाई इंस्ट्रूमेंट लाइक बल्ब हीटर। देखो ध्यान से, अब ये H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता था, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर क्यों कर दिया? ध्यान से देखो, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। आप लोगों को फिर बता दूं रजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है। ध्यान से देखो, जैसे मान लो एक मोबाइल है, वो मोबाइल को हम रजिस्टर कहेंगे, रजिस्टर। और उस मोबाइल की एक खुद की मतलब समझो प्रॉपर्टी होती है, मतलब कुछ उसका खासियत होता है, वही खासियत का नाम है रजिस्टेंस। क्या नाम है? रजिस्टेंस। तो आपके घर में जो बल्ब होता है, पंखा होता है, इन्वर्टर होता है, फ्रिज होता है, कूलर होता है, गीजर होता है, हीटर होता है, ये रजिस्टर है। और वही चीज़ क्या करता है, जो उसी रजिस्टर में होता है वो प्रॉपर्टी की करंट को अपोज करता है, तो उसे रजिस्टेंस कहते हैं। रजिस्टेंस कुछ नहीं, उस रजिस्टर की प्रॉपर्टी है। समझ में आया? जैसे मैं हूँ सूरज, तो मैं समझो रजिस्टर हो गया, ठीक है, और मैं काला हूँ तो समझो वो मेरी प्रॉपर्टी है रजिस्टेंस की। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हाँ, काला हूँ लेकिन सूरज चमकता रहता है फिर भी। इधर देखो, यहाँ से ये आई स्क्वायर आर टी हो गया, तो एक बार जो रजिस्टर का रजिस्टेंस हो गया, पर्टिकुलर रजिस्टेंस का रजिस्टेंस बदलता नहीं, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, और टाइम के लिए चलेगा तो ये भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो मान लो टाइम भी कुछ समय के लिए कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। जब कांस्टेंट को हटाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा आई स्क्वायर के। समझ में आया? तो वो जो वहाँ पे बताया था बेसिक, उसको ध्यान सुन। जूल लॉ ऑफ हीटिंग इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल है, दोबारा ऐसा नहीं। तो एक बार करंट आया, हीट में कन्वर्ट, जैसे तुम हीटर जलाए हो तो करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता, पता लगे तुम हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल लो, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इफ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर ध्यान से देखो करेक्ट इन सीरीज है तो फार्मूला क्या था, फार्मूला अगर रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज है तो पावर के केस में बताइए कैसे बताया है। तो पी इक्वल टू होता है, पी इक्वल टू होता है बी आई, फिर पी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर बाई आर, फिर पी इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। ध्यान से देखो कैसे ये हुआ, ध्यान सुनना। इफ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में करंट होता तो आई क्या होता, सेम, मतलब कांस्टेंट। तो जब आई को हटाओगे तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी आएगा। देखो इसमें तो आई नहीं है तो इसके केस में नहीं लेते हैं, यहाँ से आई हटाओगे तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर होगा। ये तो हो गया पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होगा कि वोल्टेज अगर ज़्यादा ड्रॉप होगा तो पावर ज़्यादा खाएगा, और पावर जब ज़्यादा लेगा तो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। अब ध्यान से देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस, और सारे सीरीज में कनेक्ट है। ध्यान से सुनना, यही सब दक्षिणा में पूछता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसे पूछ लेगा, रजिस्टेंस देगा, बोलेगा किसमें पावर ज़्यादा, वोल्टेज किसमें ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, और बताओ किसमें बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। ध्यान से देखो, ध्यान सुनना, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, रेजिस्टेंस R3, ये रेजिस्टेंस क्या R4 है। इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे मान लो R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R4 है, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसका है ना, इसका। तो जिसका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा और सबसे तब उसी में सबसे ज़्यादा पावर भी कंज्यूम होगा, और जो सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो ये रेजिस्टेंस R1, मान लो ये बल्ब है, ये रेजिस्टेंस क्या है, बल्ब है, तो ये बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, सबसे ज़्यादा क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो इसे पूछ लेगा, ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, ऐसे बनाएगा बल्ब, ठीक है, ऐसे क्या बनाएगा, बल्ब बनाएगा, ठीक है, यही रेजिस्टेंस है, तो ये बल्ब बनाएगा। बोलेगा इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, और करंट यहाँ, तो बोलेगा कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। ध्यान सुनना, तो बल्ब अब ये सीरीज में है, तो पी इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, तो सीरीज में सामने है तो पावर इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और बल्ब ग्लो, देखो एक वर्ड याद करो, बल्ब वो ग्लो करता है जिसमें सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम होता है। समझ में आया? बल्ब वो ग्लो करेगा जो जिसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम है। तो सबसे ज़्यादा पावर किसमें मैक्सिमम होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसी का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब पावर कंज्यूम करेगा सबसे तगड़ा यही करेगा, बहुत चकाचौंध रोशनी होगा। समझ में आया? और सबसे कम इसमें होगा, सबसे ज़्यादा इसमें ग्लो करेगा, थोड़ा सा उससे कम, सबसे कम इसमें होगा, ठीक है। अब बोल दिया है, मान लो रेजिस्टेंस ना दिया जाए, ऐसे ना दिया जाए, रेजिस्टेंस ना दिया जाए, इसके हिसाब से जैसे रेजिस्टेंस दिया था, मान लो इसे रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है, ऐसे यहाँ से जो भी वोल्ट गया, मान लो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 100 वोल्ट ड्रॉप हुआ, कितना, मान लो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 80 वोल्ट ड्रॉप हुआ, मान लो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस 20 वोल्ट ड्रॉप हुआ, और ये मान लो सारे बल्ब है, इस बल्ब के क्रॉस इतना ड्रॉप हो रहा है, इस बल्ब के क्रॉस इतना ड्रॉप हो रहा है, और इस बल्ब के क्रॉस इतना ड्रॉप हो रहा है, और ये सारे बल्ब क्या कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, ठीक है।
समझ में आया, ग्लो करे। अब बताओ सबसे ज़्यादा बल्ब कौन ग्लो करेगा, तो सीरीज के कंडीशन में जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसमें पावर ज़्यादा आएगा, जिसका पावर ज़्यादा आएगा वही बल्ब सबसे तगड़ा ग्लो करेगा। तो जो बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स का वो हलवा था क्या, नहीं, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में आया। ठीक है, अब आगे देखो इसमें क्या था, सीरीज के केस में ऐसा था। अभी ध्यान से सुनना, 2 क्वेश्चन हम आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको देखना है आप लोगों को। अब मैं उसको लिख लूँ फिर बताता हूँ आपको, ठीक है, 1 मिनट। तो देखो फिर सुंदर सुंदर मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, इसको समझेंगे, ठीक है, ध्यान से। नहीं, गोरे गोरे कागज पर काले काले के अक्षर दिखाई देंगे, तो सेम यही है, ठीक है। जब भी आपको पूछा जाए कौन सा बल्ब तेज जलेगा, सबसे पहले आपको ये देखना वो सारे बल्ब किस में है। अगर सीरीज में है, देखो यहाँ पे पैरेलल, पहले एक कॉन्सेप्ट लगा लेना, अगर सीरीज में है तो इस पहले सीरीज में तो करंट सेम है, तो बल्ब का जो तेज ग्लो होगा डिपेंड करेगा वोल्ट के हिसाब से और रजिस्टेंस के हिसाब से, और रजिस्टेंस के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वोल्ट के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ पे रजिस्टेंस जिसका ज़्यादा है वहाँ पावर ज़्यादा होगा, वो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। पैरेलल में हो गया, देखो ध्यान से, यहाँ पे पता चला जिसका रजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा वो पावर कम लेगा और कम ग्लो करेगा। और इसके केस में जिसका रजिस्टेंस, तो ध्यान से देखना किस केस में पूछ रहा है, यही गलती कर जाओगे। देखो अब देखो हमें डाटा अगर वोल्ट दिया है तो वोल्ट के हिसाब से पावर ज़्यादा लेंगे, रजिस्टेंस दिया रजिस्टेंस के हिसाब से पावर लेंगे। हमें गिवन क्या है, देखो इस केस ये कौन सा बल्ब सबसे तेज ग्लो करेगा, सेम क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया है। तो देखो इसमें रजिस्टेंस दिया है तो इसका रजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, और सीरीज में है, पहले देखेंगे रजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है तो ठीक है, वो किस में है, सीरीज में है, तो सीरीज में तो जिसका रजिस्टेंस सबसे ज़्यादा वो बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। यहाँ पे जो रजिस्टेंस है B1 बल्ब का, ये रजिस्टेंस B1 बल्ब का सबसे ज़्यादा है, रजिस्टेंस B3 बल्ब का, ये B3 बल्ब का ज़्यादा है, फिर इसका है, तो पावर भी ये ज़्यादा लेगा, ये भी ज़्यादा लेगा, और जो पावर ज़्यादा लेगा B1 बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, फिर ये ज़्यादा ग्लो करेगा, फिर ये। बोल्ट के केस में सबसे ज़्यादा बोल्ट इसमें था, फिर इसमें था, फिर इसमें था, तो जो बोल्ट B1 बल्ब में सबसे ज़्यादा, B2 में सबसे ज़्यादा, B3 में, तो जो पावर भी है ये ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तब ये ज़्यादा, तब ये, तो बल्ब ये ज़्यादा ग्लो करेगा। इस केस में देख लो आई के करंट, अगर करंट जिसमें सबसे ज़्यादा बल्ब सबसे ज़्यादा, इसका मतलब B3 ज़्यादा ग्लो करेगा, फिर B1 B3 B1 B2, देखो पावर B3 में ज़्यादा, ये भी 2 क्वेश्चन पूछता है, कौन सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा और कौन सा बल्ब सबसे तेज ग्लो करेगा, तो 2 क्वेश्चन है। इस केस में देखो यहाँ रजिस्टेंस सबसे ज़्यादा था तो बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो कर रहा था, पता चला इसका, देखो इसका रजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है इसका, और पता चला B3 सबसे कम ही ग्लो कर रहा है। तो किस केस में ये ध्यान से देखना, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो यही क्लास खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच, अगले क्लास में मिलेंगे, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।